लॉकडाउन लोगों ने कोविड में देखा, हमने लॉकडाउन बचपन में देखे हैं कि आपका एक हफ्ते तक इलाका बंद है, आप नहीं निकल सकते। पुलिस मुकाबला चल रहा है हमारे सामने, मतलब किलिंग हुई है। तो ये सब चीज़ें ब्लड ये तमाम चीज़ें बचपन में बड़ी देखी हैं। मैं पूछा था जब आप हिट हो गए थे, आपका नाम हो गया, हाँ। बेकार फिल्म आपने स्टार्ट कर दी, सब चीज़ें, आपका नाम हो गया, मुबीन भाई एक, उसके बाद फिर आपने कभी ऐसा सोचा क्यों नहीं, और आज तक 2025 में अभी है कि आपने बोला यार उस इलाके को मैं छोड़ दूँ, मैं थोड़ा किसी और इलाका चले जाऊँ? यार देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं कराची में कहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे बेटर एक लाइफस्टाइल मिलेगा। बताओ, कहीं नहीं जा सकता मैं। वो फ्राइज़ की टाइमिंग ये थी, स्कूल से आता था मैं 2 बजे लगाता था और मगरिब तक मैं लगा के रखता था, तो उससे अच्छी कमाई हो जाती थी। फ्राइज़ बेचे हैं मैंने, आम बेचे हैं दादा के साथ मिलकर अपने हाँ, दादा तो को मेरे ही बहुत बेचे हैं। अपने मर्द की स्ट्रगल जिंदगी भर चलती रहती है। ये क्या बात कर दी कि यार हमने फलाना स्ट्रगल किया, आपने अपनी खुशी से की है ना। या 4 आने की स्ट्रगल नहीं होती, सैड म्यूजिक लगा के हमारी स्ट्रगल क्या थी कि बचपन में जो ना मेहरान में जाते थे, एक्सेल नहीं थी हमारे पास। तुम इमेजिन करो, मैंने $11,700 में बिटकॉइन बेचा है, $10,000 का खरीदा था। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्ताफ़ वज़ीरी पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ख़ास मेहमान, और बड़े इसरार मैंने इनको किया था पॉडकास्ट में आए, काफ़ी दफ़ा हमने स्केड्यूल किया था, फाइनली ही इज़ हियर, द ग्रेट मुबीन उल हक। सर कैसे आप ठीक ठाक द हैं? ग्रेट मोहम्मद अली। द ग्रेट मुबीन उल हक बोले सर कैसे आप ठीक ठाक मैं हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुबीन भाई बहुत शुक्रिया आप पॉडकास्ट पे आए। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। नहीं सर, आपको तो मैं आपके पीछे तो काफ़ी अर्से से पड़ा हुआ कि सर आ जाए उससे कुछ तुम्हारी कॉल आती है, एक्सपेक्ट कर दो कि काम लेकर आए। तुम फ्री में बुला रहे हो तो बंदा होता है क्या है नहीं, यार। काम तो सर कोशिश करते हैं, आपको पता है। एक तो लिस्ट बनाई हुई है मैंने पीआर की, उसमें टॉप का नाम आपका ही होता है। जिस भी ब्रांड को बेचता हूँ पहले आपका नाम बेचता हूँ कि मोहित भाई के लिए कुछ सही लेकर है, आए। और वो मुझे छोड़ के सबको ले लेता। हाँ सर, कितनी दफ़ा तो क्यूरीज लेकर आए हो आपके लिए। एनीवे, अच्छा मोमिन भाई ये बताएं, एक तो घिसा पेटा सवाल तो नहीं बोलूँगा, बट ऑनेस्टली कभी आपके साथ काफ़ी अर्से से मैं आपको जानता भी हूँ बिहाइंड द कैमरा, बट कभी आपसे मैंने पूछा नहीं कि आप लोगों की जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, आपकी पर्सनल जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई कंटेंट क्रिएशन की। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन। यार देखो, कंटेंट क्रिएशन जो वर्ड है ना, ये अभी ज़्यादा कॉमन हुआ है, ये 2016-17 के बाद से, बल्कि 16-17 नहीं, 18-19 के बाद से। इससे पहले तो हम, मतलब कंटेंट नाम की कोई, मतलब ये टर्म, इतनी टर्मिनोलॉजी नहीं इतनी कॉमन थी लोगों में। सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो स्टार्ट जो मैंने लिया था वो एक ऐड आया था अखबार में, कौमी अखबार में। तो उसमें लिखा था कि मॉडलिंग, फोटोग्राफी, ये सब तमाम चीज़ें सिखा रहे हैं। तो उस वक्त तो मैं, जाहिर सी बात, इतना कोई बड़ा नहीं था। ठीक है, किस साल की स्कूल बात है ये? स्कूल ये 2005 की बात अच्छा, होगी। 5 की बात। 5 की बात होगी, 5 या 4 की। तो उस वक्त अखबार में ही ये चीज़ें आती थी। उस वक्त कोई टीवी मीडियम इतना कॉमन नहीं था। सही है, चैनल्स आए ज़रूर थे, बट वो चैनल्स पे इस तरह के ऐड नहीं आते। तो अखबार में ही आप देखते थे जो भी इश्तिहार होता था, तो वो देखकर मैं चले गया कि यार सिखा रहे हैं। अच्छा, फ़ीस थी उसकी एक सर। तो हम गए, जब गया तो मैंने देखा भाई यहाँ तो पाकिस्तानी फिल्म्स के पोस्टर लगे हुए हैं, वो जो हमारी जो रीजनल फिल्म होती है ना। तो पहले इम्प्रेशन, मैंने बोला यार ये कहाँ आ गया मैं। बट मैंने बोला चलो कहीं से शुरुआत लेते हैं। खैर वहाँ पे जाके एडमिशन लिया, तो वहाँ से थोड़ा था सेट वेट का एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि उनके साथ अक्सर शूट्स पे जाता था। निदा स्टूडियो था नॉर्थ कराची में, वहाँ पे भी चले जाते थे, शूट्स चल रही होती थी। कहीं खड़े हो गए, कहीं ऑफिस का माहौल दिखाना तो कंप्यूटर पे बैठ गए, कहीं कुंडे दिखाने तो 4 कुंडों में एक मैं खड़ा हूँ मास्क लगा के। तो ये सब चीज़ें उस वक्त चल गई थी। उसके बाद ये फिर क्या एक, था, शॉर्ट फिल्म थी ये, क्या था, ये शॉर्ट कंटेंट फिल्म किस ही तरह थी। ये बना? नहीं, मेरा कंटेंट नहीं था, मैं उस वक्त जस्ट मतलब ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ें। ओके। तो ये 2005 की बात होगी। तो मुख्तलिफ टेलीफिल्म्स होती थी किसी चैनल्स की, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है सप्लाईज जारी होती थी, तो उनके साथ मैं भी चले जाता था एज अ कोऑर्डिनेटर। तो वो चीज़ें, सेट का माहौल किस तरह होता है, क्या होता है, तो वो सब चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते थे। तो इसी दौरान एक ऐड आया था अखबार में, और वो था द मीडिया ट्रेनर्स के नाम से, TMT, जो प्रोफेसर सलीम मुगल जो है ना वो करवा रहे थे। तो उसके अंदर तमाम डायरेक्शन, प्रोडक्शन, इसकी वर्कशॉप्स थी। तो अब वो देखा, अच्छा वो फ़ीस उसकी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। मतलब सोचो, जब डॉलर 60 रुपए का है, तो अगर 30,000 भी कोई फ़ीस होती है तो आपको बहुत ज़्यादा लगती है। और सिंस वो टाइम बहुत पुराना था, 2005-6 की बात है। तो वहाँ पे मैंने बोला यार ये मुझे करना है। अब ज़िद थी मेरी घर वालों से कि भाई यही करना मुझे सीखनी है, क्योंकि मुझे मुझे सेट पे रह के नहीं सीखना था,
क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट था ना कि यार तार पकड़ के आप मूवी बनाना सीख जाते हो, कैमरामैन का तार। तो वो वाले कॉन्सेप्ट से निकलना था मुझे वो एक माहौल चाहिए था कि पढ़ूं, देखूं, लोग आए, क्लासेस हों, इस तरह से, क्योंकि यही चीज़ें हम सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे। बाहर इसी तरह होता था, पाकिस्तान में इस तरह का नहीं था कोई माहौल। बट ग्रेजुअली वो हो रहा था, शुरू हो गया था। यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे इस तरह की कोई डिग्रीज नहीं थी, और जाहिर सी बात है उस वक्त तो मैं स्कूल से निकला था, तो कॉलेज का टाइम था, तो यूनिवर्सिटी का सवाल मीडिया ही पैदा स्टडीज नहीं इतना आम नहीं हुआ था आम नहीं इस था, चीज़ के बिल्कुल अंदर। नहीं आम था। तो उस वक्त जो था हम लोगों ने जो ना, मैंने एडमिशन लिया उसमें, तो उसमें भी उन्होंने मुझे बोला कि यार ये तो ग्रेजुएट लोगों के लिए प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी एडवांस कोर्स है ये। तो जब मैंने ज़िद की, अपने मामू को ले गया था मैं, क्योंकि वो जंग प्रेस में होते हैं, स्टिल होते हैं वो। तो उन्होंने उनको फिर कन्विंस किया। मैंने बोला नहीं, मैं कर लूँगा, आप छोड़ें, फ़ीस ज़ाया हो रही है, होने दें। मुझे बिठा दिया, क्लास में बैठा रहूँगा मैं। तो उन्होंने बोला चले, आपके फोर्स करने पे हम इस बच्चे को एडमिशन तो दे रहे हैं, बट अगर पहली क्लास से इसको लगा कि नहीं एडजस्ट हो पाता है तो आपकी बाकी पूरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, पहली क्लास की फ़ीस नहीं जाएगी। तो जब मैं गया तो पता चला सबसे छोटी उम्र का लड़का मैं ही था। कोई वहाँ पे 70 साल के अंकल बैठे हुए जो फलाना टीवी में प्रोड्यूसर हैं, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, कोई कुछ बैठा, ये सब वर्कशॉप्स लेने आए, और उसके बीच में मैं बैठा हूँ। तो वो पहली क्लास थी, आई थिंक फोटोग्राफी की क्लास थी हमारी। तो फोटोग्राफी की क्लास ली, तो जब देखा ना कि अच्छा इस तरह तस्वीरें खींचती, हम तो देखते आ रहे थे। तो उसी वीक में गया सदर, जाके एक डिजिटल कैमरा लिया, एक और फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। मैंने बोला यार देखता हूँ मैं वो रिज़ल्ट निकाल, जो उन्होंने दिखाए थे ना, रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। इत्तेफाक से जब हमारी क्लास हुई तो कुछ ना कुछ अचीव कर लिया था मैंने उस वक्त उस डिजिटल कैमरे से, कि थोड़ी बहुत मतलब 20% से पहुँच गया था मैं। तो बस वो दिन था कि जितने भी जो 30-35 स्टूडेंट थे उसमें टॉप 3 में मैं था। अरे नाइस। तो वो आज भी वो टीचर कहीं भी मिलते हैं और वो ज़रूर वो किस्सा बताते हैं कि ये वो बच्चा था जिसको मैं समझता हूँ सबसे डल बच्चा है ये क्लास का, और सबसे ज़्यादा मतलब इसी ने प्रोग्रेस की थी क्लास में। तो वो पैशन था यार, वो एक्चुअली पैशन था। पैशन किस तरह है, मतलब वो मूवीज देखते थे बचपन में आप यार ये हॉलीवुड की? पैशन मेरे ख्याल से ब्लड में है, ओके। क्योंकि बचपन से ही मेरे तमाम कज़न्स हों या जितने भी जो चाहे वो दादा हों या अब्बू हों, कुछ ना कुछ आर्ट जो है ना इनके अंदर छुपा हुआ है। तो हम लोग इस घर के अंदर बचपन में हमारा कंपटीशन होता था, और कंपटीशन क्या होता था, स्टिल लाइफ ड्राइंग हम बनाते थे। दादा बैठ जाते थे एक जगह, हम सब कज़न्स बैठते थे, सबके हाथ में A4 पेपर देते थे, पेंसिल देते थे, सामने कोई सब्जेक्ट होता था और बोलते थे चलो भाई ड्राइंग करो, इतने मिनट है। तो ये प्रैक्टिस हमारी बचपन से हो रही है, तो स्केचिंग ये तमाम चीज़ें। और बचपन की बात है, अब्बू के जो मैंने सुना है बड़ों से कि वो फिल्म में काम करने के लिए लाहौर भाग गए थे, घर से भाग गए थे, लाहौर चले गए थे कि फिल्म में काम करूँगा। फिर पकड़ के लेकर आए थे उनको। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं शायद वो ब्लड में एक आया कि चलो वो कुछ नहीं कर सके तो मैं करता हूँ। तो मेरे ख्याल से पैशन के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड लाइन में भी कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड है। तो कोई कज़न अभी स्केचिंग बहुत अच्छी करता है, कोई डिजिटल ड्राइंग है, किसी की फ़ोटोग्राफी अच्छी है। प्रोफेशनली तो वो लोग नहीं कर रहे, बट जब वो करते हैं तो बहुत अच्छा मतलब लगता है कि हाँ यार ये बड़ा फाइन काम है इनका। अच्छा, तो इसमें मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे थे कैरियर, तो मतलब कोई अपोजिशन घर से आपको नहीं मिली, सपोर्ट ही मिली? नहीं, घर से कभी नहीं मिली, घर से कभी नहीं मिली, क्योंकि उस वो टाइम था कि मैं रहता हूँ लाइन्स एरिया में। अब आप सोचें लाइन्स एरिया में आपको सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि बच्चा बस स्कूल चले आए, क्योंकि वहाँ उस टाइम जो माहौल था, मुहासिरे हम लोगों ने देखे हैं, हमने कर्फ्यू देखे हैं, हमने बेतहाशा फायरिंग देखी है, घरों पे गोलियों के निशानात बहुत देखे हैं। सो जैसे कि आप एक लियारी को अज्यूम करते हैं, अब तो ऑब्वियसली सीन चेंज है पूरा, बट करते थे लियारी जब आपके जहन में आता था। तो लाइन्स एरिया भी बिल्कुल वैसी ही था, ग्रुप्स में फड्डे हो रहे होते थे, बस कभी स्कूल जा रहे हैं बीच में फायरिंग शुरू हो गई, कहीं पुलिस मुकाबला चल रहा है हमारे सामने, मतलब किलिंग हुई है। तो ये सब चीज़ें ब्लड ये तमाम चीज़ें बचपन में बड़ी देखी हैं। तो जब बच्चा किसी चीज़ में, उस वक्त एक घर का बच्चा कह रहा है भाई मुझे पढ़ने भेज दो बट मैं ये पढ़ूंगा, तो वो तो वैसे ही पेरेंट्स बोलेंगे एटलीस्ट पढ़ तो रहा है कुछ। तो वहाँ से कभी ऐसा वो नहीं आया कि यार नहीं होना चाहिए।
ठीक तो है। ये सपोर्ट काफ़ी मिली। ओके। अरे ये जो कराची में जैसे आपने बताया कि हालात बड़े ख़राब थे एक ज़माने में, हम सबको पता है, सब बड़े हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है आर्टिस्ट में? क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि मतलब एक्सपोजर जो होता है रियल लाइफ वाला, इस तरह के इंसिडेंट देखने के बाद आपका जो एक्टिंग में और आपकी बाकी मीडिया की पूरी फील्ड के अंदर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताएं। यार मतलब फ़र्ज़ करें आप अगर इस्लामाबाद जैसे इलाके में होते, बिल्कुल हाँ, सुकून होता, तो आपके ख्याल से जो आप में अभी स्किल्स हैं, आप वो असल में रिलेट कर सकते हैं रियलिटी के साथ? यार देखो ना, अब इस्लामाबाद से कोई अगर इन्फ्लुएंसर उठ के कहता है कि यार ये देखो 3 दिन से हमारा इस्लामाबाद बंद है और वो रो रहा है, तो मैं हंस रहा होता हूँ। एक्चुअली मैं हंस रहा होता हूँ, उसकी वजह ये नहीं है तो मैं मजाक बना रहा हूँ। मैं ये देखो ना, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, इस पे तो हम खुश होते थे 3 दिन स्कूल बंद है हमारा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हमने बचपन में देखी हैं। लॉकडाउन लोगों ने कोविड में देखा, हमने लॉकडाउन बचपन में देखे हैं। मैं कि आपका 1 हफ्ते तक इलाका बंद है, आप नहीं निकल सकते क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। हमने मुहासिर हमने देखे हैं, हमने इस घर घर चेकिंग हमने देखी है। आज ऑब्वियसली पॉलिटिकल चीज़ें हो रही होती हैं, किसी के दूसरी पॉलिटिकल वर्कर्स को उठा रहे होते हैं, बट ये चीज़ें हमने कॉमन लोगों के साथ होती देखी हैं। गली में आपके पूरे जो घर के बड़े थे उनको बिठा दिया जाता था घुटनों पे, वो कोई क्रिमिनल थोड़ी थे। चेकिंग चल रही है, बेइज्जती तो हो रही है ना भाई। उस वक्त हमें समझ नहीं आता था, तो अब समझ आता है कि यार वो भी बड़ा बेइज्जती थी कि आपने किसी, वो बेचारा जॉब से आया हुआ है और आपने जो है ना, अब वो जॉब पे भी नहीं जा सकता और घर के बाहर लाइन लगाई हुई आपने बिठाया हुआ। हम बच्चे थे, हम तो छत पे चढ़ जाते थे अपनी, या बैठे रहते थे कि अभी चेकिंग होने वाली है, थोड़ी देर में घर पे आए। चेकिंग करते थे सब। कौन करते थे आपको भी पता है ना, कौन करते थे, मुहासिरे क्या होते थे। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो हमें अब ये चीज़ें देखना, शहर बंद हो जाना, तो ये हमारे लिए, मुझे तो, मैं जिस जगह से निकला हूँ या जिस जगह पे हूँ, तो मेरे लिए ये कोई इतना मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत पहले होती आ रही थी, आप तक नहीं पहुँची थी तो आपको वो ही नहीं था, ख्याल ही नहीं था। जैसा कि कराची में हीट वेव आई, कराची में कितने लोग मरे यार बहुत लोग हमारे। उस वक्त। मुझे पता है कि जिस दिन हीट वेव का इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हुआ था, रात के 1 बजे मुझे मेरे बहनोई की कॉल आई कि यार उनके फादर की डेथ हो गई। मैंने बोला हैं कैसे, वो सही तो थे, कोई मतलब नॉर्मल हट्टे कट्टे आदमी। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी पता नहीं एकदम से उनको कोई वॉमिट हुई है, हॉस्पिटल लेकर गए, उनका इंतकाल हो गया। तो अच्छा, तो अब मुझे लगा कि शायद वो इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किए। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला यार सर्द खाना अरेंज करना है, क्योंकि सर्द खाने हम जहाँ भी कॉल कर रहे हैं कहीं जगह ही नहीं है। मैंने बोला ये हुआ क्या रात के 1 बजे ये एकदम से। फिर मैंने दोस्त को पकड़ा, मैं गया जो आपकी थानवी मस्जिद है वहाँ पे एक साथ खाना। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो कह रहे हैं नहीं हमारे पास स्पेस ही नहीं है। मैंने बोला ये हुआ क्या, स्पेस कहाँ से एकदम से, ये लोग कहाँ से फिल होने शुरू हो गए। तो हम वहाँ पे खड़े हुए हैं तो 5 एम्बुलेंस आ रही हैं, वो भी लेकर आ रही है मैयतें। तो वो उस वक्त 1-2 घंटे में पता चल गया क्या क्यास मचा हुआ है शहर में। तो उन 3 से 4 दिन में हम बहुत मैयतें अटेंड की। मैंने उस वक्त गुस्ल दिया फर्स्ट टाइम, क्योंकि एक घर में मैयत हो गई थी, उनके घर में कोई भी नहीं था और एक बेटी थी। तो मैं और मेरा दोस्त उनकी मैयत लेकर गए हम। अब जब मैयत लेके पहुँचे हम सर्द खाने में, अब सर्द खाने वाले से हमारी सेटिंग हुई हुई है। एक नया सर्द खाना खुला था, उससे हमारी सेटिंग हो गई, क्योंकि हम पहले कस्टमर थे उसके एक तरह से, जिन्होंने एक मैयत रखवाई थी। सोचो, तो वो कम्युनिटी का एक बनाया हुआ था चेकअप लाइन में, तो अब उसको हम कॉल करके बोलते थे यार एक और मैयत है, एडजस्ट कर दो। तो हुआ ये कि उसने बोला यार अभी तो यहाँ पे भी फुल हुआ हुआ है, बट वो इतना अच्छा बंदा था, उसने बोला यार एक काम करते हैं, तुम आओ एडजस्ट करते हैं। तो हम मैयत लेके पहुँचे। अब उसने बोला एडजस्ट करो। मैं और मेरा दोस्त गए सर्द खाने में। अब सोचो, सर्द खाने में पूरी लाशें पड़ी हुई हैं, मैयतें पड़ी हुई हैं लोगों की। अब हम एक एक मैयत उठा के एडजस्ट कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं जगह। एंड होल्ड 12-15 लोगों को, 12-15 मैयतें, हम सर्द खाने में बंद है दोनों, और हम अंदर क्या कर रहे हैं, जगह निकाल रहे हैं। इसको यूं कर रहे हैं, उसको थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, ये करके हमने पूरी लाशों को हमने करके 2 बंदों की स्पेस निकाली वहाँ से। आपकी क्या एज थी उस टाइम जब आप ये कर रहे थे? यार ये अभी जब हीट वेव आया कि 2013-14 में अच्छा, आया था, 13-14 की बात है, वाला ठीक जो हीट वेव जो आया था फर्स्ट। तो मैं और एक दोस्त थे शाहजहान, हम लोग मिलके ये कर रहे थे अंदर हरकतें। समझो डर पूरा निकल गया। अब क्या है, फिर हम वहाँ से अब मैयत, हमने 2 मैयतों की जगह बना दी थी। एक हमने जो हमारे जो अंकल वो जो थे, जो मैं बता रहा था, उनको एडजस्ट करना था। तो अब वो आए साहब कि यार वो गुस्ल करवा के मैयत रख दो।
मैंने बोला गसल करवा देते, मैंने उनकी बेटी को बोला गसल करो, उसने बोला हाँ करवा दो। अब गसल कैसे कराएं, आता ही नहीं है। तो उसी वक्त गसल सिखाया मुझे एक मौलाना थे, उनके साथ मिलके उन्हीं की बॉडी को गसल दिया, पूरा रखवाया, सब कुछ किया। तो कहना ये था कि उस वक्त 3-4 दिन में कराची में कितने हज़ारों लोग मरे थे। हर किसी के डेथ सर्टिफिकेट भी उस वक्त नहीं बन रहे थे भाई साहब। अभी तो ये है कि मैयत तदफीन करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल ले जाते हो, चाहे बंदा मर चुका हो, आप हॉस्पिटल ले जाओगे उसको, आप डायरेक्ट कब्रिस्तान नहीं लेके आओगे। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त नॉर्मल हाई रूफ में मैयतें जा रही हैं, एम्बुलेंस ख़त्म हो गई थी। तो हज़ारों लोग मरे थे कराची में। कितने लोगों ने आवाज़ उठा दी थी, क्योंकि आप तक नहीं पहुंची थी वो हीट। अब आपको 2-3 दिन बंद होता है तो आप रोने लगते हो, हमारे लिए कॉमन है। हम तो बोलते हैं हमारे तो सिग्नल बंद। यहाँ पे इंडिया में कुछ हो जाए तो डबल सवारी रहमान मलिक साहब यहाँ पे बंद कर देते थे। तो सब चीज़ें देखी हम लोगों ने, तो हमारे लिए अब वही क्या कहते हैं, रेजिलियंस हो गई, बैटल हार्डेंड हो गए हम लोग। तो अब तो हम बोलते हैं भाई इंटरनेट अच्छा मिल जाए भाई, ताकि अगर कुछ बंद रहे तो एटलीस्ट घर पे सुकून से बैठे रहें। लाइट आया हमें प्रॉपर, एग्जैक्टली सही है। तो ये चक्कर है। अच्छा, एक सवाल है मूवी भाई, आपने माशाल्लाह इतना अरसा इस इंडस्ट्री में गुजारा है, और मैं अक्सर सोचता था आप ये उस जहाँ पे आप पैदा हुए जिस इलाके में, आप कभी शिफ्ट क्यों नहीं हुए वहाँ से, इस साइड पे क्यों नहीं आए डिफेंस? यार हम लोग हुए थे, नहीं हम हुए थे, नॉर्थ कराची गए थे, और ये वो भी तो लाइक बहुत दूर हो गया ना, 90s का दौर था, फ्लैट था हमारा। बिजनेस साउथ में है ना, लाइक कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बिजनेस। यार तो मैं बता रहा हूँ ना कि हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ पे अब वो ऑपरेशन चलने शुरू हो गए थे। तो ऑपरेशन का दौर था 92-93। तो बड़ा वहाँ पे भी अजीब केओटिक सिचुएशन थी। तो अब्बू फिर उस वक्त दुबई चले गए थे, तो हम लोग दादा के घर वापस आ गए थे अपने। तो मतलब ये नाइजीरिया का मैं पूछा जब आप हिट हो गए, जब आपका नाम हो गया, हाँ। आप बेकार फिल्म आपने स्टार्ट कर दी, सब चीज़ें, आपका नाम हो गया, मुबीन भाई एक कंटेंट बनाते हैं बड़ा अच्छा, सही है। उसके बाद फिर आपने कभी ऐसा सोचा क्यों नहीं, और आज तक 2025 में हम ये हैं कि आपने बोला यार उस इलाके को मैं छोड़ दूँ, मैं थोड़ा किसी और इलाका चले जाऊँ, या वो बस गए वहाँ पे? यार देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं कराची में कहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे बेटर एक लाइफस्टाइल मिलेगा? बताओ, कहीं नहीं जा सकता मैं, सिवाय कोई गेटेड सोसाइटी के। आप एटलीस्ट एक पुराना महल्ला तो है, एक घर है, दरख्त लगे हुए, आंगन है, कहाँ जाऊँ मैं? कहीं भी निकलूँगा वही मसले हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप एक पोश एरिया में चले आते हो, आपको वही सिक्योरिटी के मसले। हमारे पास कभी चोरी नहीं होती, कभी स्नैचिंग नहीं होती नाइजीरिया में, समझे? वो अलग बात है, लोग कहते हैं कि यार सब चोर वही रहते हैं, बट स्टिल मैं 4 बजे रात को घर जाता हूँ, रात को भी रौनक होती है। तो वहाँ पे कभी इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते। बट मुझे पता है मैं किसी दूसरे एरिया में जाऊँगा और जो मेरी रूटीन है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे। और जो सुनते भी रहते हैं हम कि स्नैचिंग हो कोई, वो मेरी आज तक स्नैचिंग नहीं हुई यार, मेरा मोबाइल कभी नहीं छीना। तो सबसे तो मैं कहाँ रहता हूँ? सबसे तो आप घूमे कराची ही। और मैं कराची में मैं बाइक पे, मैं डेली बाइक पे भी घूमता हूँ। गाड़ी ओके सही है आगे पीछे के लिए, बट इलाके आगे पीछे 1-2 किलोमीटर के लिए मैं बाइक यूज़ करता हूँ, मैं गाड़ी नहीं यूज़ करता। तो हम घूमते हैं, रात को भी घूमते हैं, सब कुछ होता है। और कराची का चप्पा हर जगह पे घूमते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल है, आपकी जो एज है और ये जो आपके साथ समी और गजनफर है, आई थिंक आप लोगों का एज डिफरेंस है? इतना नहीं है, गजनफर मेरे में 1-2 साल का होगा। अच्छा, दाढ़ी में बहुत मेरा फर्क है। हाँ। अच्छा, गजनफर, आई थॉट, हाउ ओल्ड इज गजनफर? 30s में? 31, 32? 34, 35 होगा। ठीक है। तो ये क्या आप लोग किस तरह, मतलब एक साथ आप लोगों ने सोचा कि यार, क्योंकि देखिए आपके साथ तो आपको मैं जानता हूँ पर्सनली, बहुत दोस्त यार हैं, बहुत गैदरिंग्स हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, मदद भी करते हैं लोगों की। उसके ऊपर भी आऊँगा मैं, रमज़ान में जो आपकी माशाल्लाह पूरा अपना एक प्रोग्राम आप एन में करते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि आपने सोचा कि यार इन दोनों बंदों के साथ, क्योंकि आप काफ़ी घाट का पानी आपने पिया हुआ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने सोचा यार ये 2 बंदे सेट हैं, इनके साथ मैंने चैनल खोलना है? यार ऐसा कुछ प्लान नहीं था। फिर चैनल खोलना तो अब तो लोगों के पास रेफरेंसेस है ना, तो लोग बोलेंगे चैनल खोलते हैं, यूट्यूब करते हैं, फलाना गिम्बल लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। उस वक्त तो कुछ था ही नहीं भाई रेफरेंस। उस वक्त तो जो बना रहे थे हमें भी कुछ क्लूलेस थे, डायरेक्शन नहीं थी कुछ। चक्कर ये था कि जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग फिल्म मेकिंग पढ़ रहे थे, उसमें मुख्तलिफ बैचेस होते हैं। तो मेरे से एक बैच जूनियर है गजनफर से एक बैच जूनियर है समी। तो ना सिर्फ ये दोनों, और भी बहुत सारे दोस्त थे, हम लोग साथ काम करते थे।
जैसा कि सपोज करो मेरा कोई असाइनमेंट है, मुझे एक म्यूज़िक वीडियो बनानी है, मेरे टीचर ने असाइनमेंट दिया हुआ है कि भाई ये म्यूज़िक वीडियो चाहिए, उसमें मैं लाइटिंग देखूंगा, ये देखूंगा, कैमरा एंगल देखूंगा, एडिट देखूंगा, फलाना देखूंगा, ये हमारा असाइनमेंट है। अब हमने कोई सॉन्ग सेलेक्ट किया, अब म्यूज़िक वीडियो बनानी है, एक्टर्स कहाँ से लाऊं? खर्चा तो नहीं कर सकते हैं, वहाँ तो एक कोल्ड ड्रिंक के पैसे जेब में होते थे, और कितने होते थे भाई। तो उस वक्त फिर हम जो है ना मिल बैठ के कभी इसको ले लिया यार, एक काम कर, जूनियर था ना तो बोल सकते थे अजय मेरी वीडियो में एक्टिंग कर ले, तो वो करता था, ये करता था। इसी तरह केमिस्ट्री बनती है। तो यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते थे फिल्म के, म्यूज़िक वीडियोस के, तो इत्तेफाक ये है कि उसमें मैं और गज़नफ़र ज़रूर कास्ट में शामिल होते थे। मतलब किसी और का है तो गज़नफ़र को भी कास्ट कर रहे हैं, मुझे भी कास्ट कर रहे हैं। इंटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट, कभी मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ, वो इंटैगनिस्ट है, कभी मैं इंटैगनिस्ट हूँ, वो प्रोटैगनिस्ट, इस तरह की चीज़ें मिल रही होती थी। तो इसी तरह होते होते गज़नफ़र ने वाइन बनानी स्टार्ट की। वो चूँकि ज़ाहिर सी बात है उसका बैकग्राउंड यूएस है, वो यूएस से आया हुआ था, तो उसको वहाँ के कल्चर और वो वहाँ का कंटेंट और 10 चीज़ें पहले से पता थी। जबकि हम लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, अब तुम बोल रहे हो कि उस टाइम इंस्पिरेशन क्या आती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात हम तो यूनिवर्सिटी में थे ना, उस वक्त तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। आप लोग तो खुद पायनियर हो इस वाइन वाले उसमें। हाँ, यहाँ पे मैं करेक्शन करूँगा कि पाकिस्तान में यूट्यूब पे सबसे पहले कंटेंट कौन डालते थे? मुझे तो आप लोग याद हैं, बेकार फिल्म्स, कराची वाइन्स, और उसके अलावा और मैं वो बता रहा हूँ जो जिनको मैं देखता था, जो मेरी इंस्पिरेशन थे, कौन? वो थे स्लैकर्स। स्लैकर्स? अली रहमान, उस्मान मुख्तार, उस्मान खालिद भट्ट, ये तमाम लोग बनाते थे। इस्लामाबाद के बॉयज़ थे ये सब उस टाइम पे। तो ये मुख्तलिफ सीरीज़ बनाते थे। 10 वेज ऑफ स्वीटनेस, उनकी एक एक्समैन सीरीज़ थी, उनका इसके अलावा उनके मतलब वो फिल्म्स भी बनाते थे। ब्लैक कॉफ़ी और गोल चक्कर एक शायद ट्रेलर आया था उनका, वो फिल्म ही आई थी। तो इस तरह के ये मुख्तलिफ काम कर रहे होते थे यूट्यूब पे, जो देख के हमें बड़ा अच्छा लगता था कि यार बड़े क्विक सा एक स्केच सा बनाया हुआ इन्होंने और अच्छा लग रहा है। उसकी पैरोडी कर दी एक्समैन की, इसकी वोल्वरीन बनाया हुआ है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बनाए हुए, तो इस तरह की ये चीज़ें डाल रहे होते थे। तो वहाँ से क्वालिटी और डिफरेंट चीज़ों के इंस्पिरेशन वहाँ से मिली थी। थोड़ा बेंचमार्क आपको मिल गया, बेंचमार्क मिला था। और ये फिर इसके बाद किस साल की बात है? 2010 की बात है? ये 2009-10 की बात है। 9-10 की बात है। तो सोचो ये किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद मैंगोज आया। मैंगोबाज ना? मैंगोज, अच्छा, एक ये सीरीज थी मैंगोज, अच्छा, ये मैंने भी नहीं देखी। सोहरवर्दी ब्रदर्स की। ये मैं सर्च करूँगा। हाँ, तो वो देखना, बड़ी ज़बरदस्त थी, कनाडा में पूरी शूट हुई थी। उसके अंदर वो आलमगीर का सॉन्ग भी था, कह देना। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सब काम हुआ था, बट वो अपने टाइम से पहले आ गए थे, तो उनको कोई नहीं जानता है। आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ। अभी बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स को बिठाऊंगा, उनको नहीं पता होगा कि स्लैकर्स कौन थे। हम तो कहते हैं उनको, कमेंट्स में लिखते थे ना स्लैकर्स। तो वो लोग कहाँ अपलोड करते थे वीडियोस जमाने? वो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे करते थे। यूट्यूब से मोनेटाइज भी नहीं था मेरे ख्याल से। यूट्यूब देखो, हमने भी तो 15-16 तक काम जो किया वो पैसों के लिए तो नहीं किया ना मोनेटाइजेशन थी, ना ब्रांड्स थे, बस काम कर रहे थे क्योंकि पैशन था, क्योंकि वही सीखा था हमने। सीखा था, कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो करते थे, वरना तो क्लाइंट्स के लिए कर रहे होते थे। मैं कॉर्पोरेट काम करता था, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस था, तो बीच में सैटरडे संडे को अगर टाइम मिल गया गज़नफ़र हम लोग बैठे और स्किट बना ली, और वो फिर एक लेटर ऑन हमने एक पेज बनाया बेकार वाइन्स करके, उस पर हम लोगों ने चीज़ें डालनी शुरू कर दी, लोगों को पसंद आई, और ये चीज़ सिलसिला चलता चला गया और इतना इस्टेब्लिश हो गया कि आज एक इंडस्ट्री बन गई है जो कि टीवी के ऑपोजिट खड़ी हुई है बिल्कुल। एग्जैक्टली। स्टार्ट तो मतलब हाँ, उस लिहाज से तुम कह सकते हो कि जब ये चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होनी शुरू हुई तो हम वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है। अच्छा, मेरे इस सिलसिले तो सवाल है, अभी जैसे आप हैं, कशान हैं, अजलान हैं, जितने भी पुराने ओजी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कराची की बेस में जो मेजॉरिटी थे, मैं इनके साथ जब डील करता हूँ पीआर की, और कंपैरेटिवली मैं डील करूँ किसी नए यूट्यूबर के साथ, तो मुझे ना फ़र्क पता चल जाता है। अब ये इसका दो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि फ़र्क क्यों है? फ़र्क मेरा सेंस ये है कि जैसे आजकल आपको पता है कि हल्का सा कोई फेम किसी में आ जाए, एक इंसानी इंस्टेंट भी होती है, घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, रोब से बात करते हैं, कॉपरेट नहीं करते, बात नहीं सुनते, बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। मैं भी अब जब पीआर अपनी कंपनी आपको पता है मैं करता हूँ, तो मेजॉरिटी मेरा यही कोशिश होती है कि जो ये 8-10 पुराने ओजी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लाऊँ, बिकॉज दे आर वेरी गुड टू वर्क विद।
कंपेरेटिवली जो आजकल के नए बच्चे आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि वो बच्चे हैं, वो भी शायद कुछ ऐसे कोई लोग होते हैं कि जैसे आपकी एज में आप जगह हिट हो रहे हो, आपने तो बहुत पहले यंग में स्टार्ट कर दिया था, तो ये रीज़न क्यों है कि पुराने जितने भी कराची बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स थे बड़े तमीज़ से बात करते हैं, बीइंग लाइक आप एजेंसी की कॉल आए या किसी की कॉल आए ना कि यार आपने कोई ब्रांड आपके लिए लाए, कुछ भी है, कंपैरेटिवली जो आजकल की एक फ़र्क क्यों है इतना ये? या देखो, जब घर आप अपने हाथ से बनाते हो ना, हम्म, चाहे वो 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, आप तमाम चीज़ें बड़े प्लान करके बनाते हो। एक आंगन होना चाहिए, दरख्त होना चाहिए, परिंदे आगे बैठेंगे, छत हो एक, शाम को वहाँ पे बैठेंगे। तो आप घर अपने हाथ से बनाते हो, ईंटें लगाते हो, तो उस घर से एक अलग मोहब्बत होती है आपको, उसको टूटता हुआ नहीं देख सकते। मगर जहाँ वो घर पे एक नए लोग आ जाएंगे, चाहे वो नए मालकान हो या नए किराएदार हों, उनकी वो उस तरह एसोसिएशन नहीं होती है। तो हमने चूँकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखी हैं। पहला यूट्यूब का इवेंट जो हुआ था, हम वहाँ पे मौजूद थे जब यूट्यूब फाइनली आया था पार्टनर्स प्रोग्राम लेके, और अनाउंस हुआ था कि भाई यूट्यूब अब बैन हट गया है। हम वहाँ पे मौजूद थे। हम फेसबुक पे चीज़ें करते थे, तो वहाँ पे कोई हमें बेनिफिट नहीं था, बट हम चीज़ें किए जा रहे थे और एक नई ऑडियंस बनती जा रही थी। तो चीज़ें अपने हाथ से एक चीज़ बनाई है ना, तो हम उसको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल ये, कोई नया बंदा आएगा तो उसने वो स्ट्रगल नहीं देखी है, उसने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, और उसने खाली ये देखा है यार फलाना के पास इतना है, मैं कितनी जल्दी वो चीज़ ले सकता हूँ, तो उसके लिए मैं ये टेंट्रम्स रखूँगा। कुछ चीज़ें फेक भी होती हैं, कुछ चीज़ें वो गलत इंस्पिरेशन भी ले लेते हैं। उनको लगता है कि यार अगर आप सेलिब्रिटी बन गए तो आपके हाथ में वाटर बॉटल होना बहुत ज़रूरी है, फलाना ये पानी की रखना है बोतल ना। का यार, आप और एक गुड ऑब्जर्वेशन। टेंट्रम में चलोगे, हाँ। आप किसी से बिल्कुल आंखें मिला के बात नहीं करोगे, हमेशा उसके जवाब आगे पीछे देखते। मतलब ये एक एक्टिंग करना ज़्यादा, ये मेरे ख्याल से एक्टिंग कर रहे होते हैं ये लोग। ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैं तो गाली बक देता हूँ अगर मेरे सामने टेंट्रम दिखाएगा तो। अच्छा, इससे एक और सवाल मेरा ये था, जैसे आजकल काफ़ी कम लोग जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं वाइन्स की कैटेगरी वाली, आप लोगों ने स्टार्ट किया, आई थिंक ये 2000 हिट जो मुझे लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2013-14 से प्रॉपर हिट होना स्टार्ट हुई है, अब 20 तक गई है कोविड तक, उसके बाद अब लोग नहीं बना रहे ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें रील पे कन्वर्ट हो गई ना, वर्टिकल चीज़ें आ गई, वर्टिकल रील। चीज़ें हो रही हैं। देखो अभी तुम उठाओ, ज़्यादातर स्किट्स देख लो जो अभी जो रील्स बन रही हैं, 1-1 मिनट की, बहुत वायरल हो रही हैं। मैं तुम लिटरली तुम हमारी तमाम वीडियोस देखो और तुम्हें लगेगा यार इसका शॉर्टर वर्जन है। ये चीज़ तो उसमें कवर कर ली थी इन लोगों ने बहुत पहले। यही दुपट्टे वाला सीन, यही बाइक दुपट्टा ऊपर कर ले, इस पर तो पूरी स्किट बनी हुई है। यही लाइटर चोर दोस्तों के ऊपर जो कहानी है, ये तो ये लोगों ने एक पूरी स्किट बनाई हुई है। तो वो जाहिर सी बात है, अब उसी के एक शॉर्टर वर्जन आ गया, वर्टिकल फॉर्म आ गया। लोग अब हम भी यहाँ पे बैठे हुए बहुत ज़्यादा, अगर जो कंजम्पशन है वो रील्स की है, वर्टिकल आई मीन जो फॉर्म की जो वो उस पर ज़्यादा हमारी वॉच आवर्स जाते हैं, रादर दैन कि हम यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं अल्ताफ़ वज़ीर पॉडकास्ट। उसके लिए मुझे एक टाइम चाहिए, वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कर लूँगा मैं। मगर हाँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, रील आ गई अल्ताफ़ की, वो मैं देख रहा हूँ, फिर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उस फलाना की रील आ गई। तो एक क्रिएटर को जो अपील करता है वो होते हैं व्यूज़, आपके यहाँ से और वो व्यूज़ पर्पसली, आपके इस पे आ रहे होते हैं। आपके यहाँ से पर्पसली ये जो भी सिस्टम चला रहा है, दुनिया का चला रहा हो या सोशल मीडिया का चला रहा हो, पर्पसली अटेंशन स्पैन कम करने का उनका ऑब्जेक्टिव था। यार कंजम्पशन बहुत, अभी देखो ना कंटेंट कंजम्पशन कितनी ज़्यादा है। एक दिन में आप कम से कम कोई 100 क्रिएटर्स के काम देख लेते हो, पहले आप 2 का देखते थे। कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से ड्यूरेशन, अटेंशन स्पैम भी कम हो गया। ठीक है। अच्छा, पीआर की अगर हम बात करें, ब्रांड्स की हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, आपके साथ तो आपने बहुत सारे ब्रांडों के साथ कोलैब किया है, कभी ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि यार आपको फील हुआ हो कि यार ये जो डील मैंने की है, साइन करते साथ ही आपको रिग्रेट होना स्टार्ट हो गया, पहली शूट भी कि यार ये तो मैंने गलती कर दी? नहीं, उस तरह नहीं है, पैसों के मामले पे हुआ है। मुझे लगा यार और थोड़े मांग लेता, ये हमेशा का, ये इंसानी फितरत है। कभी कभार होता है ना यार, अल्ताफ़ काम लेकर आया, कितने पैसे लेना है, मैंने बोल दिया भाई 2000 रुपये, तुमने बोला ओके डन है। अब मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ यार 4 बोल देता, ये तो डन कर गया। तो ऐसा, इस तरह के रिग्रेट होते हैं। और
हाँ, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लेने के बाद ज़ाहिर सी बात है एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, काम करते हुए हम बोलते हैं यार क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर ये आप नहीं चलेगा, लोगों को नहीं पसंद आएगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, क्लाइंट ब्रीफ ऐसी होती है, हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कंटेंट नहीं चलेगा आपका, आप पूरा जो कंटेंट का जो एसेंस है वो अपने ब्रांडिंग के चक्कर में किल कर रहे हैं। ये बहुत दफ़ा हुआ है और बहुत दफ़ा हम सही भी थे। जो उन्होंने किया उसके बाद हमने दिखाया लो आपकी मर्जी का कंटेंट बनाए और उसके अगले हफ्ते हमने वही चीज़ वही स्क्रिप्ट जो उनको बेची थी वो विदाउट ब्रांड के पोस्ट की और वो वायरल गई है और बाकायदा बिठा के दिखाया कि ये देखो एक वर्ड पे तुम लोग मसला कर रहे थे, यही वर्ड को लोगों ने पॉजिटिव लिया है और ये देखो कितनी रीच आई है, 20 मिलियन व्यूज़ उस दौर में। ऐसा बहुत हुआ है ब्रांड्स के साथ। पैसों के मामले तो बहुत हुआ है यार, थोड़ा सा और मांग लेते हैं। देखिए अगर आप इसको रेटिंग दें 1 to 10 की तरफ से, वह मार्क्स दें, प्रोफेशनलिज्म कितनी है पूरी हमारी ब्रांड इंडस्ट्री में? यार ब्रांड लोकल हो बताया चलो, ब्रांड इंडस्ट्री की तो मैं बात नहीं करता, बट एड एजेंसीज में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। क्योंकि मैं बाहर की एजेंसीज के साथ भी काम करता हूँ और किया है डायरेक्ट, तो जितना प्रोफेशनल वो कभी भी आपके क्रिएटिव जो आपका पार्ट होता है ना उसमें कभी आपको दखल अंदाजी नहीं करते। उन्होंने अपनी ब्रीफ दी हुई होती है, उनका प्रोडक्ट है, उनके सर्विस है XYZ, उनको हमने बता दिया कि यार स्क्रिप्ट पे इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपकी ये चीज़ें आएंगी। वो देखते हैं हाँ उनकी इंटीग्रेशन में कोई पॉइंट तो मिस नहीं है। उन्होंने देखा हाँ यार कंप्लीट है, डन। वीडियो उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम पोस्ट करेंगे, जो इनवॉइस पे जो डेट लिखी हुई उस पर पैसे आए थे। पाकिस्तान में कर रही हैं कुछ एजेंसीज, बट हम लोग यहाँ पे मार खाते हैं कि बहुत ऐसी एजेंसीज हैं। अब सपोज़ करो कि एक ब्रांड है, एजेंसी है एंड क्रिएटर है। अब एक आइडिया मैंने सोचा किसी ब्रांड को लेके, वो आइडिया ब्रांड तक जाना चाहिए, यहीं पे बैठ के यही इतनी बकवास करनी शुरू कर देते हैं। इनकी अपनी जो इंटरनल उसमें इतने कोई मसले आते हैं कि वो बॉल्स लीकिंग की चक्कर में जो ना पूरा आपका जो ना वो खलीफे बनने की कोशिश किल हो जाता है। फिर जब वो उनके पास जाता है उनको भी समझ में नहीं आता कि क्या लेकर आए हो। तो ये जो है ना भाई, जब आइडिया कुछ दिया करें या कुछ हो इस तरह की, तो डायरेक्ट क्लाइंट तक पहुंचे, उसके बाद उसका जो फीडबैक आए वो आप हमें दो। वो बस अपने चार आने हलाल करने के चक्कर में वो ये ना अपनी एक बोटी के चक्कर में पूरा बकरा हलाल कर रहे हैं। अच्छा ये होता है, ये बहुत सारी जगहों पे होता है, कुछ पे बिल्कुल नहीं होता। वो बिल्कुल उनको समझ आती है कि हाँ यार हमारा जो पढ़ लिख कर आ रहे हैं लड़के, उनको पता है कि किस तरह काम करना है। मैं इस इंडस्ट्री में आपके सामने आया था 2021 में, और उस टाइम उससे पहले तो कॉर्पोरेट में था। अब तक तो आई थिंक 500-600 डीलें मार चुका हूँ। और मुझे एक बात ये रियलाइज़ हुई, कंटेंट तो मैं काफ़ी अर्से से कंज्यूम कर रहा था यूट्यूब का 2011 से प्रॉपर, आप लोग सबको मैं देखता था पहले। मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जब मैं किसी फॉरेन कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देखता हूँ, वो वीडियो चल रही होती है, वो पता नहीं कोई स्क्रिप्ट के अंदर ही ऐसी बात लिखता है, क्या बातें तो चलती रहेंगी, बड़ा मसला चल रहा है मेंटल हेल्थ के लिए, गेट बेटर हेल्प की तरफ जाएं और ये .com है और ये इनका कोर्स है, और इसको बड़ा अच्छा तरीके से प्यार मोहब्बत से इंटीग्रेट कर देता है। अब ये देखो ये इंटीग्रेट क्यों किया? हाँ, ये क्रिएटर ने सोचा होगा, हाँ क्रिएटर ने उसको बोला होगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उनका अब मसला ये यहाँ पे होता ही है कि हर जगह पे इनका ब्रांड नजर है। मैं अपने माथे पे लिखूं क्या? इन योर फेस वाला, इन योर फेस के चक्कर में ये आप कह रहे हैं सिर्फ एजेंसीज की तरफ से होता है आपके ख्याल से? सर एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने देखा है क्रॉस, कभी कभार एक इत्तेफाक से अभी रिसेंटली एक काम किया था मैंने, एक रील बनाई थी, तो रील बना के मैंने एजेंसी को भेज दी। एजेंसी ने शायद वो डायरेक्ट रील देख के क्लाइंट को भेजी। अच्छा, इत्तेफाक से वो जो देख रही थी, वो जो मेन जो क्लाइंट थी वो मेरी दोस्त निकली। उसका मुझे मैसेज आया, यार गुड जॉब, अच्छी बनाई है। मैंने बोला वो तो ठीक है, बट तुम तक कैसे पहुंची? मैंने बोला आई होप इसी तरह की बात क्लाइंट भी कहे। तो उसने बोला मैं ही क्लाइंट हूँ। मैंने बोला अच्छा तुम क्लाइंट हो? मतलब क्लाइंट डायरेक्ट खुद इनबॉक्स में आ गया मेरे व्हाट्सएप पे कि यार अच्छी बनी है वीडियो, जो इंटीग्रेट करवाना था। अच्छा भाई, होता ये, अब उनको नहीं पता एजेंसी को कि भाई ये जो फलाना बंदी ये दोस्त है मेरी, उसके डायरेक्ट आगे मुझे मैसेज किया, यार अच्छा किया है। यहाँ से इनका फीडबैक आ रहा है उस पर। अब मैंने बोला
क्या बोलूं, मतलब क्लाइंट अप्रूव कर चुका है, ये बिला वजह अपने से जो है ना यार ये फीडबैक दे बहुत रहा है। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, ये फितरत है यहाँ पे लोगों में कि कुछ चीज़ों को पता हो ना हो, बस चौधरी बनना है उसमें। चौधरी नहीं, बस वो अपने आप को रेलिवेंट रखना है ना कि यार मैं भी तो, एक जॉब है मेरी भी, तो मैं क्यों नहीं उसको उंगली करूँ, उंगली करने की जॉब है। तो बहुत जगह पे होता है, बट अभी आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम लाइक मेकिंग कंटेंट मूवी में और भी बहुत सारे वेंचर्स किए हैं आपने। आपका एक रेस्टोरेंट था, लास्ट विजिट कैफे, मैं 2 रेस्टोरेंट दफ़ा आ किया ही है, चुका हूँ। रेस्टोरेंट से पहले बहुत और क्या छोटे क्या छोटे क्या वेंचर्स किए हैं मैंने। वेंचर्स के ऊपर आते, स्टार्टिंग कहाँ से की मैंने आपने? स्टार्ट किया है वाटर बॉल से। वाटर बॉल? हाँ, 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट में वाटर बॉल का बिजनेस किया मैंने। क्या होता 80 रुपए वाटर बॉल कमाए। मतलब क्या मतलब? यार वाटर बॉल जो होती हैं, ओके ओके ओके, बचपन अच्छा में अच्छा नहीं अच्छा करते अच्छा थे हम अच्छा लोग, अच्छा। उसमें 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 20 रुपए का पंप आता था। हाँ 20 रुपए के आपके 20-25 रुपए के गुब्बारे ले लेते थे, छोटी वाली जो आते थे, और रबर बैंड लेते थे, टब में पानी भरा, शाम को निकल गए, बना के वाटर बॉल बेच रहे हैं बच्चों को, हाँ। कमा रहे होते थे भाई, 10-10 20-20 रुपए प्रॉफिट होता था। ये किया है। फिर उसके बाद चीज़ वो जो होती है ना, टॉफ़ियों की दुकान ने बड़ी लगाई है। हर जून जुलाई में मेरी ये दुकान मस्त थी। फिर उससे प्रमोशन हुआ मेरा। उस वक्त अब्बू दुबई में थे, तो उन्होंने मशीन भेजी थी फ्राइज़ की, अब वो घर के लिए भेजी थी, और मैं हूँ बिजनेस माइंड बंदा, मैंने बोला नहीं, घर में तो नहीं यूज़ होगी। तो हमने उस पर मैंने फ्राइज़ लगा ली थी। अब वो फ्राइज़ की टाइमिंग ये थी, स्कूल से आता था मैं, 2 बजे लगाता था, और शाम के मगरिब तक मैं लगा के रखता था, तो उससे अच्छी कमाई हो जाती थी। फ्राइज़ बेचे हैं मैंने, आम बेचे हैं दादा के साथ मिलके, अपने हाँ दादा तो को मेरे ही बहुत बेचे हैं। अपने दादा को पार्टनर बना के। फिर अच्छा, सीजनल बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ये आम का काम सीजनल होता है। वाटर बॉल चलो आप शाम के टाइम बेच सकते हो। टॉफ़ी का मैं लगाता था जब 2 महीने की छुट्टी होती थी। रमजान में स्टॉल भी तो लगते थे। रमज़ान में मैं कार्ड लगाता था। कार्ड पे क्या बेचते थे? कार्ड, ईद कार्ड जो होते अच्छा थे। ईद कार्ड हो गया हो हाँ, गया, हाँ। सुनील शेट्टी, अजय देवगन, हाँ सलमान खान, ये सब हम जाके कोऑपरेटिव मार्केट से लेकर आते थे। 4 आने का 8 आने का मिल जाता था कार्ड, 1 रुपये का बेचते थे। और बड़े वाले कार्ड पे भी इन्वेस्ट करता था, 20-20 रुपये वाले जो बड़े वाले होते थे, वो बेचना बड़ा मुश्किल होता था। तो वो 3-4 ही लेकर आता था, बाकी फिर पूरा बोर्ड बना के सब चीज़ें घर पे ही चलती थी। आज तो हर चीज़ क्या है कि हम फलाना को कॉल करके बुला रहे हैं, ये कर दे वो कर दे, कील भी ठोकनी है तो उसको बुला लिया। पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हर चीज़ खुद ही बनानी है, बोर्ड बनाना है, उस पर अम्मी से पूछ रहे हैं कोई गंदी चादर, कोई मतलब चादर है ऐसी वाइट कलर की जो ज़ाया हो रही है, उसको बांधा, लगाया पूरे। तो ये बड़ी मेहनत करके आप काट कर लगाते। तो ये रमज़ान का था बिजनेस, रमज़ान में जो है ना कार्ड लगाते था। इसके अलावा क्या था, हाँ, शबरात बड़ी मतलब ऑकवर्ड सीन है। पटाखे। मैंने बॉम्ब बहुत बेचे हैं। हाँ शबरात में मेरा एक दोस्त है, अभी ईरान में है वो, फरहान, तो उसके साथ मिलके मैं जाता था जाफ़र तैयार। जाफ़र तैयार में उस वक्त चाइना बॉम्ब सस्ते मिलते थे, लाइंजीरिया में महंगे मिलते थे। लाइंजीरिया में एक पैकेट मिलता था 40 से 60 रुपए का शबरात वाले दिन, मगर जाफ़र तैयार में वही पैकेट हमें 20 से 25 रुपए का मिलता था। तो मैं और दोस्त मेरा, हम लोग कोई 2-3 हज़ार रुपये जमा करते थे, और फरहान में हम जाते थे जाफ़र तैयार मलीर बस में बैठ के, क्योंकि उसके रिश्तेदार काफ़ी सारे थे, वो भी आले तशी है, तो वो काफ़ी सारे उसकी जुगाड़ें दी रिश्तेदार थे। तो हम जाते थे स्कूल बैग पहन के, क्योंकि लोगों को लगे स्टूडेंट हैं, क्योंकि भर के लेकर आते थे यार, 2-2.5 हज़ार के अच्छे खासे बॉम्ब आए थे। वहाँ से आके सुतली बॉम्ब, फलाना बॉम्ब, फुलझड़ी, अनार ये बम, वो, अनार बम भी तो आता था। अनार। तो इस तरह के जो जो चीज़ें मिल रही है ना, वहाँ पे जाके हम ख़रीदारी कर रहे हैं, उस घर पे जाके चाइना बॉम्ब के डब्बे, ये शबरात के दिन, मतलब शबरात से एक दिन पहले हम ये लेकर आए। अब बेचेंगे कैसे, क्योंकि पुलिस के छापे भी पड़ रहे हैं, पुलिस मतलब मुख्तलिफ दुकानों पे, मगर हम तो अब बच्चे, हम क्या करें। तो उस वक्त हमने एक सीन निकाला था, रईस मूवी में जो तुमने देखा था ना, जो शराब की सप्लाई किस तरह होती है, हम सेम ये चीज़ कर चुके हैं। तो उस वक्त होता ये था कि गली के बच्चे ले लिए हमने, सबको दे दिया एक एक चाइना बॉम्ब का पैकेट। अब उसका काम है चुपचाप बेच देगा, वो घूमता रहेगा, वो देखेगा दुकान पे कोई आया है लेने के लिए, 50 रुपये का डब्बा, पीछे जाके बोलेगा 40 का मुझसे ले ले। तो वो ये करता था। तो हमने बच्चे रखे हुए थे, हम खुद भी बच्चे ही थे, खैर इतने बड़े नहीं थे। तो
तमाम बच्चों को कमीशन बनाता, 5 रुपये एक डब्बा मिलेगा। 5 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी। और ये किस साल की बात बता रहे हैं आप? यार ये तो काफ़ी 2000 की अर्ली बात है, 2000s। अर्ली 2000 या 2001 की बात है। तो अब सोचो ना कि ये तमाम बच्चे 2-2.5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट, और एट दी एंड जब मैं काउंट कर रहा हूँ पैसे 11 से 12 हज़ार बन रहे हैं एक दिन में। बड़ी अमाउंट थी, इतनी सैलरी नहीं होती थी। सब बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूँ, उसके बाद सबके पैसे बन गए। पुलिस परेशान, ये बॉम्ब बेच रहा कौन है, ये कहाँ बिक रहे हैं, दुकानें तो सब बंद है, हमारा पूरा नेटवर्क चल रहा है बच्चों का। ये था नाइजीरिया की खास बात। ये तो आपने बताया वो वाले बिजनेस जो आपने शुरू में किए, जब आप बड़े होते रहे उसके बाद भी यार आपने उसके बहुत बाद मैं फोटोग्राफी, उसके बाद जब फोटोग्राफी आ गई, फोटोग्राफी करना शुरू कर दी, और वेडिंग फोटोग्राफी बहुत करते थे, वेडिंग वीडियोग्राफी बहुत करते थे। और उसके बाद 2009 से जो है कॉर्पोरेट के अंदर काफ़ी आ गया था। तो टेलीनॉर जो तामीर बैंक है, जब टेलीनॉर बैंक हो गया, उनका तमाम कॉर्पोरेट काम, उनके तमाम टैलअप्स हो गए, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हो गई ऑल ओवर पाकिस्तान। वो मैं ही शूट करता था, मैं ही प्रोड्यूस करता था, पूरी टीम थी मेरी, प्रोडक्शन हाउस था। तो वहाँ से काफ़ी कॉर्पोरेट काम मिलता था। फिर एजेंसी से मुख्तलिफ कॉर्पोरेट काम आया था, प्रेजेंटेशंस बनानी है या कुछ ऐड बनाना है, रेडियो ऐड बहुत बनाए मैंने। इस तरह की चीज़ें, क्या बोलते हैं, केबल पे चलने वाले जो मोशन ग्राफिक्स वाले ऐड हैं वो बड़े बनाए। तो मोटिवेशनल वीडियो, म्यूज़िक वीडियो, ये तमाम चीज़ें हम कर रहे होते थे। इस बीच फिर कमर्शियल भी, मतलब 6-8 कमर्शियल भी बना दिए थे खुद ही, मुख्तलिफ ब्रांड्स के। तो ये चलता रहा। उसके बाद फिर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोकस हमारा आ गया, यूट्यूब पे। सोशल मीडिया स्टार्ट करने के कितने से बाद आपको ऐसा फील हुआ कि यार आई थिंक आई शुड जस्ट बाकी सारी 2016 के बाद मुझे बाकी सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, अब इस पे ही फोकस बाकी सब, और हर दूसरों को भी फोर्स किया था, गज़नफ़र को भी फोर्स किया। समी उस वक्त मालिक मूवी में बिज़ी था, तो मालिक मूवी का वो एडी था, फर्स्ट एडी, तो वो उसमें बिज़ी था। तो हम यही उस वक्त जब चीज़ें बहुत सीरियस होने लगी, रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई, ब्रांड्स आने शुरू हुए, तो हमें लगा कि यार अब इस पर फोकस कर लेते हैं। यही अब आगे वाला दौर यही है। ऐसा ना हो कि हम एक ट्रेडिशनल उसमें फंसे रहें और इररेलेवेंट हो जाएं, जो आज हो रहे हैं लोग। ऐसी है ना, हमारे साथ के बहुत सारे लोग थे, आज भी वो उसी एक ब्रैकेट में है, और उससे ज़्यादा आगे वो हो नहीं सका उनका। बड़े मज़े की बात बताऊँ, आज हम लोग पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं। कल मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया मीडिया साइंस में। अरे नाइस यार। अभी लोग इतना हैरत में कि यार क्यों मास्टर, क्या ज़रूरत है, क्यों किया? अबे मतलब कि कोई करियर सेट हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो? भाई मैंने बोला मुझे शौक है यार, आगे PhD करेंगे यार। वेरी गुड एग्जांपल। और मीडिया साइंस में ही करेंगे इंशाल्लाह। भाई बेसिक वहीं से ही लेते आ रहे हैं ना, वर्कशॉप लिए है, लोगों को असिस्ट किया है, फिर बैचलर्स इन फिल्म मेकिंग, तो मास्टर्स भी तो मीडिया साइंस में ही करूँगा ना। बट उस कोर्सेज थोड़े AI रिलेटेड हैं जो मैं करना चाह रहा था, तो इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मेरा सवाल था कि ये जो आपने पूरा कैरियर जर्नी बता दी, उसके बाद आपने रेस्टोरेंट बिजनेस भी खोला था। बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, रीज आती है ना, वो मोटिवेशनल रीज आती है रात के 2 बजे कि 90% ऑफ द रेस्टोरेंट बिजनेस फेल, और ये मसले होते हैं सर्विस इंडस्ट्री के। बिजनेस फेल नहीं हुआ मेरा। हाँ, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली जो एक एजम्पशन होता है कि रेस्टोरेंट हमेशा। यार एक तो देखो, अभी मैं लोगों को सेंटी करना है, तो मैं बहुत सारे मैं फिर बोलना शुरू करूँ यार स्ट्रगल मेरी। स्ट्रगल क्या होती है भाई? मर्द की स्ट्रगल जिंदगी भर चलती रहती है। ये क्या बात कर दी कि यार हमने फलाना स्ट्रगल किया? आपने अपनी खुशी से किया ना, नहीं करते पीछे रह जाते। तो आपको आगे बढ़ना, तो स्ट्रगल किया, हमने भी किया। मैं बताता हूँ ना, तो हमने केमिकल का काम किया, फलाना किया, हाथ जलाएं, तेज़ाब में हाथ जलाएं, गंधक का तेज़ाब, नमक का तेज़ाब, हेयर रिमूवल पाउडर हम बनाते थे, हम आफ्टर शेव जेल बनाते थे, हम ये जितने जो नाई के पास आपके जो पाउडर जो मिलते हैं, जो आपके लगाते हैं आखिर में, तुम्हारे पे तो ज़्यादा ही लगता होगा, तो वो उनके जो डब्बों में भरते थे, कौन देता था? सप्लाई करते थे, हम ही बनाते थे घरों पे, हम सप्लाई करते थे, क्योंकि वो ज़्यादा चीप होता था ब्रांड से। तो ज़्यादातर जो नाई हैं जो पूरे ऑल ओवर कराची में, वो खुला सप्लाई लेते थे, और हम बल्क में उनको सप्लाई करते थे। तो ये तमाम चीज़ें की हैं, साइकिल पे घूमे, सब कुछ घूमे, बट अपनी खुशी से घूमे ना। उसका रिवॉर्ड क्या मिलता था हमें? उसका रिवॉर्ड ये था कि हमें थोड़े बहुत पैसे बच रहे थे। नहीं बैठा रहता गली में गुटखा खा के किसी का, और फिर कोई हायर कर लेता मुझे कि आज TT पकड़ा देते, आज लूट ले। तो भाई मुझे उस चीज़ से बचना था, तो मुझे ये चीज़ें करनी थी। अब उसको आप स्ट्रगल कहो, कुछ भी कहो,
या 4 आने की स्ट्रगल नहीं होती, सैड म्यूजिक लगा के हमारी स्ट्रगल क्या थी कि बचपन में जो ना मेहरान में जाते थे, XLI नहीं थी हमारे पास, ये स्ट्रगल है। रेस्टोरेंट के बारे में बताएं उस तो रेस्टोरेंट, यार रेस्टोरेंट मेरा अच्छा चला क्योंकि देखो मैं खुद भी वो कह रहा हूँ, मैं खुद आ चुका हूँ आपके नहीं रेस्टोरेंट, तुम आए बड़े हो, बड़ी अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी लोकेशन भी जगह अच्छी थी थी। रेस्टोरेंट, बट रेस्टोरेंट के बिजनेस में घुसने से पहले हम पहले ऑनलाइन गए थे। ओके, पहले हम लोगों ने होम से होम शेफ टाइप का। होम शेफ बिरयानी स्टार्ट की थी, हैदराबादी खासा करके हमने एक हैदराबादी कुजीन इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो पेज बनाया था, और ये तमाम चीज़ें तब जब मशहूर चल रहे हैं हम। ओके, आफ्टर 2016। हाँ, ये मतलब सब 2016, 2017, 18, ओके 2017 आई गेस। तो ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन हमने टेस्ट की हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत ऑर्डर्स लगे हुए होते थे हमारे पास, हम डिलीवरी बॉय नहीं होते थे, अक्सर औकात मैं डिलीवर करने चले जाता था चीज़ें, हालांकि पैसे क्या बचेंगे। सपोज करो किसी ने एक बिरयानी मंगाई और मैं गया हूँ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल देने, इतनी दूर एक बिरयानी, बट क्या है ना, ऑर्डर मना नहीं करना था, तो राइडर नहीं थे, तो खुद ही चले गया, अपनी गाड़ी में गया हूँ, कभी उससे ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ पेट्रोल लग गया, हाँ, बट बच्चा लेकर गया हूँ कि तू जे क्या, उसको पता ना चले कि मैं आया हूँ देने एक बिरयानी। बट वो क्या एक्सपीरियंस लेना था। अब उसको भी मैं स्ट्रगल बोलूँ कि यार मैं खुद मैंने डिलीवर की हैं, फलाना की हैं, नहीं भाई, वो एक्सपीरियंस, हर चीज़ एक्सपीरियंस, हर चीज़ सिखाती है आपको। आप साइकिल पे घूम रहे थे तो आप सीखे हो, आप जितना साइकिल पे घूमे हो बचपन में या मजबूरी में या गुर्बत में, आप जब गाड़ी में बैठते हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा रादर देन वो जिसने बचपन से ही गाड़ी में बैठा हो। जब भूख में आप खाना खाते हो तो जायका इन्हेंस होता है, पेट भरे में खाना खाओगे आपको मज़ा नहीं आएगा। तो वो सब चीज़ें आपकी ये जो आज की ज़िंदगी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो उसको स्ट्रगल बोलूँ मैं। खैर, इसी से मिलता जुलता सवाल है, एक आपने कंटेंट क्रिएटर तो हाँ सॉरी, मैं तुम्हारा सवाल रह गया था। रेस्टोरेंट चला बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैंने एक कार्ड बनाया था, रक्षा खरीद के रक्षे को प्रॉपर तुमने देखा हो डिजाइन करके, बताई थी मुझे तो वो कार्ड बनाया, अच्छा वो कार्ड बना, कार्ड्स लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। सोचो, एक हम स्ट्रीट पे दाल चावल खाने के लिए ऑफिस की स्टाफ जो लड़की हैं वो उतर के आ रही थी, कभी ठेले पे आपने लड़कियों को नहीं देखा होगा। ये किस इलाके की बात कर? ये मैं PCHS SMCHS की बात कर रहा हूँ, सिंधी मुस्लिम पे। क्यों? क्योंकि हमने वो कार्ड थोड़ा सा कूल सा बनाया हुआ था, टेबल चेयर रखी हुई थी, पूरी एक थाल आती थी जिसके अंदर सलाद वलाद ये तमाम चीज़ें होती थी, दाल चावल। उस गली में कंपटीशन बहुत है, बहुत दाल चावल वाला, सोचो, सुजुकी वाला जो बैठा होता था। अब आप सोचो कि जहाँ 40 रुपए का दाल चावल मिल रहा था, वहाँ मैं 100 रुपए का दाल चावल बेच रहा था और मेरा ज़्यादा बिक रहा था, क्योंकि एक आपने एक प्रेजेंटेशन ऐड कर दी थी, उसके अंदर सफाई ऐड कर दी थी हमने, सुकून से लड़कियाँ भी बैठ के खा सकती थी, ना सिर्फ खाती थी, स्नैप लगाती थी, वहाँ से वो फिर मुख्तलिफ ग्रुप में अपना रिव्यू भी पोस्ट कर देते थे, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वहाँ से बड़ा बिजनेस जनरेट हुआ। तो मीनवाइल फिर हमें सामने ही स्पेस मिल गया। तो एक दोस्त था मुबशिर, उसने बोला कि यार मेरे साथ मिलके हम लोग करते हैं उसी जगह पे पंप के पास, पंप उन्हीं का था। तो हमने बिस्मिल्लाह बोला, तो उसमें काफ़ी पैसा लगा, मतलब आज के अगर लिहाज से लगाऊं तो 2-2.5 करोड़ रुपए तो लग गया होगा, बहुत टाइट अगर आज के मैं डॉलर रेट से कंपैरिजन करूं तो चला। बट वो जाहिर सी बात है, वो तुम्हें पता है ओवरनाइट वो क्लोज हुआ है रेस्टोरेंट। एग्जैक्टली, एक दिन पहले वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, तो एक दिन के बाद वो बिल्कुल सील्ड हुआ था कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वो लैंड पे डिस्प्यूट था, जिनकी लैंड थी फैमिली डिस्प्यूट था, उसके चक्कर में हम लोग आ गए। जाहिर सी बात है, मेरे पास एक राइट्स है, मैं एज अ टेनेंट जाके मैं स्टे ऑर्डर ले सकता हूँ, बट एक माहौल वहाँ पे इतना टॉक्सिक माहौल बना हुआ था कि वहाँ पे मैं बिजनेस नहीं कर सकता था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मेरी अपनी दुकान तो चल ही रही थी ना, वो एक बनाया हुआ था, एक अच्छा ब्रांड इस्टेब्लिश हुआ था। कराची के सेंटर में था, एक काइंड ऑफ हॉटस्पॉट भी था, काफ़ी लोग आते भी थे यार, वो मीटिंग शीटिंग भी आपकी हो जाती थी, लोग भी आ रहे हैं, हमारा स्पॉट बना हुआ, हमारी मीटिंग्स चल रही है वहाँ पे, और ना सिर्फ हमारी मीटिंग चल रही है, आपको वहाँ पे हर यूट्यूबर दिखेगा, मतलब मैं 6-8 से तो मैं वहीं मिला हूँ। हाँ, अब देखो ना, वो कोई ना कोई बैठा रहेगा, मुख्तलिफ एक्टर से मैं अपनी कैफ़े में मिला हूँ, और वो मुझे बोलते यार क्या खाएंगे, मैंने बोला मेरा ही है भाई। तो वो एक स्पॉट अच्छा बना हुआ था, प्लस सिक्योर था, वहाँ पे कभी कोई स्नैचिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, रात भर पूरा पेट्रोल पंप खुला हुआ है, तो अच्छी स्पेस, अच्छी जगह। अभी लोग बोलते हैं कि दोबारा खोलो, मैं वो तो वैसी जगह ला के दे दो, मैं खोल लूँगा, और इतनी सेंटर में दे दो, मुझे कोई इतने दूर अतराफ़ के एरिया में नहीं जाना, मुझे एक सेंटर अपने घर के करीब चाहिए मुझे, ताकि कल कल को कोई इशू हो, कुछ जल्दी अर्जेंट जाना हो तो मैं फ़ौरन पहुँच सकूँ। अब अगर मैं
कोई 20 किलोमीटर दूर अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेते हो, बहुत ऑप्शंस मिलते हैं आपको। बट मसला ये है कि कभी कोई अर्जेंसी में आप नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे मैं 5 मिनट में पहुंच जाता था, नाइजीरिया से SMCHS हार्डली 3 मिनट्स है, तो मैं यूँ पहुंच जाता था। अच्छा मुबीन भाई, अभी माशाल्लाह आपने कैरियर भी काफ़ी गुजार लिया है, पैसा भी बना लिया होगा, बिजनेस भी आपने मैनेज कर लिए। पैसा तो दूसरे बना रहे हैं, हम तो बस मतलब चले कोशिश कर रहे हैं, इज्जत बना रहे हैं। अभी एक शो किया है ना फंकार, उसके ऊपर आता हूँ मैं। नहीं उसमें नहीं आ, उसमें नहीं आता, बाकी सब पे आ जा। चलो ठीक है ठीक है। एक सवाल मेरा ये था कि कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जब आप सीयू पे जा रहे होते हैं, आप बोलते हैं यार मैं भी एक बंगला ले लूँ और मतलब चलो ख़रीद लूँ या जो भी करूँ किराए पे ले लूँ, चलो ठीक है अंडरस्टैंड कि साउथ डिस्ट्रिक्ट के जो जैसे डिफेंस क्रिप्टर की बात करूँ, पानी के मसले होते हैं बट लोग सर्वाइव कर लेते हैं, गार्ड रख यार लेते हैं। डिफेंस मुझे कभी फैसिनेट नहीं किया। क्यों, ऐसा क्यों वजह है? मुझे जो पसंद है ना, मुझे पसंद है थोड़ा ओल्ड स्टाइल होम, आंगन चाहिए विंटेज वाली वाइब हो। मुझे उसमें हैंडपम्प चाहिए थोड़े विंटेज टाइप का, मुझे पीस चाहिए घर में, मुझे वो मॉडर्न आर्किटेक्ट मुझे इतना ज़्यादा सही है, वो एक अपनी जगह पे, बट मैं चाहता हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे दरख्त हों, परिंदे हों, ये तमाम चीज़ें हैं अभी घर में। परिंदे भी आ रहे होते हैं, मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, बिल्लियाँ भी घूम रही हैं, सब कुछ हो रहा है भाई, चल रहा है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें फैसिनेट करती हैं। ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो मेजॉरिटी लोग होते हैं ना कि जब पैसा आ जाता है, फेम आ जाता है तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं देखो शिफ्ट होने का मसला नहीं है, जाहिर सी बात है। अब ये तो मेरी थॉट है, मगर मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा उसकी थॉट अलग है, बच्चे से पूछूंगा उसकी थॉट अलग है, तो कभी कभार आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे पसंद है। मैं इवन कभी कभार मैं सोचता हूँ, ऑब्वियसली तुम्हारे सामने तमाम लोग ही दुबई मूव हुए हैं, तो मैं ये सोचता दुबई मूव हो गया फिर वही एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट। हाँ, दुबई का सवाल पूछ रहा हूँ। दुबई आप जा रहे थे, आपका प्लान बन गया था जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। नहीं, मैं तमाम चीज़ें हैं मेरे पास, कभी भी जा सकते हैं, मसला नहीं है। बट पाकिस्तान में बैठे हैं अभी, जब तक लग रहा है जब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि बेटरमेंट की तरफ चीज़ों। तो मैं वही बात कर रहा था कि यार वहाँ पे एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट आप देते हो वो दुबई में मिनिमम 40,000 से 60,000 दिरहम है ईयरली। 60,000 दिरहम का मतलब ये होता है कि तकरीबन आपके 40 लाख रुपए, 40 से 45 लाख रुपए हो जाते हैं। अब 45 लाख रुपए में आप 1 साल का रेंट दे रहे हो वहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट। तो मैं ये खलती चीज़ें कि यार अपने मुल्क में ये चीज़ तमाम चीज़ें हो जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, क्वालिटी लाइफ मिले, बच्चे घूमें पार्क्स में, हम भी निकलें वॉक करें, ये तमाम चीज़ें मिल जाए ना, तो यार कितना पैसा हमारा बचेगा। क्योंकि हम वहाँ कमाने तो नहीं जा रहे भाई, आखिर में आएगी तो लोगों को यहीं से कॉल आएगी यार ये ब्रांड है। वहाँ पे कितने गज़नफ़र को तो अभी भी कॉल करता हूँ एग्जैक्टली ना, गज़नफ़र अभी यहीं के वहीं पे बैठ के यहीं के ब्रांड्स भी कर रहा है। बट ऑब्वियसली मार्केट डेवलप कर ली है। बट मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पे हम सिर्फ क्यों जा रहे हैं, मेंटल पीस के लिए जा रहे हैं, क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हैं, 1 बेडरूम के घर में रह रहे हैं, अपने 5 बेडरूम का घर छोड़ के खाली लाइफस्टाइल के लिए। तो ये इस चक्कर में जा रहे हैं, पैसे के लिए नहीं जा रहे। पैसा तो यहीं से जनरेट हो रहा है, फेम भी मोस्टली यहीं पे ही है हमारे पास, जो भी है फेम कहते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, काफ़ी जो आपने बिजनेस बताए हैं वो ब्रिक एंड मोटर वाली कैटेगरी में है, जिनको आप टेंजिबल बिजनेस होते हैं ना, आप टच कर सकते हैं। अब आते हैं वो बिजनेस वो आप जो काम करते हैं जिसमें कोई टेंजिबल चीज़ नहीं होती, बेसिकली इनटेंजिबल चीज़ है, जैसे क्रिप्टो है, NFT है। इसकी इस जर्नी के बारे में बताएं, आप किस तरह इसमें इंटर हुए? यार मुझ में कीड़ा है, कोई भी नई चीज़ आती है तो मैं सीखता हूँ, या तो मुझे वो क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये एक ट्रेन है, इसमें बैठ जाऊँ मैं, ये गुजर ना जाए। बहुत सारी दफ़ा आपको ये फ़ील होता है ना कि यार ये चीज़ कर लेते, दादा फलाना प्लॉट ख़रीद लेते, इतने का था। तो मैं वो दादा नहीं बनना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि आगे आने वाले बच्चे ये बोलें कि यार दादा के दौर में तो इतने का बिटकॉइन था, ले लेते, क्यों नहीं लिया। अब तुम्हारे जो पोते होंगे तो तुम्हें तो गालियाँ बकेंगे, क्योंकि दादा तुम्हारे दौर में तो अभी तो XRP भी कम था, तुमने नहीं लिया। तुम्हें 2 साल से समझा रहा हूँ, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया मैंने, है ना, तो तुम्हें गालियाँ बच, समझ ही नहीं तुम्हारे आता मुझे। आगे आने वाली जनरेशन तुम्हें गालियाँ बकने वाली है। मैं वो गाली नहीं खाना चाहता भाई। तो इस वजह से ये क्रिप्टो दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं हम लोग, नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। पिछले साल तो मेरे ख्याल से 2024 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें लगा था कि हम तो भाई फुल लैम्बो लेके हम घूम रहे होंगे कराची की सड़कों पे। इंटर कब हुए थे आप इंडस्ट्री में?
क्रिप्टो में हाँ, पहला पहला कॉइन आपने कब लिया था? बाइनेंस का अकाउंट बनाया कुछ भी? 2015 15 में आए थे? 15 में ठीक है, मैंने जो पहला कॉइन था मेरा लाइट कॉइन लिया था मैंने ओके। 2015 में लिया था आई थिंक 15-16 हम्म। 15 से मैं फिर वो चीज़ें कर रहा हूँ ट्रेडिंग में कर रहा हूँ 2017 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ उससे पहले मैं खाली बाय करके एसेट रखता था लॉन्ग खेलते थे आप? लॉन्ग खेलता था उससे बहुत सारी दफ़ा गलत ट्रेड भी हुई है हाँ बट ट्रेडिंग जो स्टार्ट की ट्रेडिंग अपना बैठ के स्कैल्पिंग कर रहे होते थे तो वो मैंने 2016-17 से मैंने स्टार्ट किया एक्टिव और उसके बाद फिर हम बिल्कुल ही फ्रीज हो गए थे कोविड के टाइम पे कि ये क्या हुआ सबके अकाउंट्स इतने ऑलमोस्ट लिक्विडेट होने वाले हैं बट वो टाइम था कि मेरे ख्याल से दुनिया में जिसने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था क्रिप्टो में आज कम से कम अगर आपने उस वक्त भी 1000 2000 3000 डॉलर मुख्तलिफ जो वहाँ पे स्टेबल जो कॉइन है उस पर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास लाख 2 लाख 3 लाख मिलियन डॉलर भी हो सकता था और उस टाइम ही हम नहीं कर रहे थे क्योंकि हम बोल रहे थे अब तो पूरा वर्ल्ड ही पता नहीं हम मरने वाले हैं क्या हो रहा है तो हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था तुम इमेजिन करो मैंने $11,700 में बिटकॉइन बेचा है $10,000 का ख़रीदा था अब बताओ अभी कितने का चल रहा है? अभी 93 का 93 तो 1,08,000 टच करके आया साइलेंट हो गया बिल्कुल तो ये होता है कभी और होता है ऐसे होता है अभी जो ये बहुत दफ़ा होता है बूम आया था लास्ट ईयर, क्या वजह थी इसकी? बूम नहीं आया था यार वो बुल रन कहते हैं उसको मतलब वही बुल रन जो था? हाँ लास्ट ईयर आया था लास्ट ईयर बट लोगों की उम्मीदें थी क्योंकि अभी जो ट्रम्प की हुकूमत है ये काफ़ी प्रो क्रिप्टो है ये तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी तो ऐसा हुआ और बिल्कुल कैलकुलेटेड चले यूएस इलेक्शन था पूरी रात जो क्रिप्टो वाले थे पूरी रात जाग के उन्होंने यूएस इलेक्शन देखा और दुआएं की हैं कि ट्रम्प जीत जाए और ऐसे ही हुआ जहाँ ट्रम्प की लीड आनी शुरू हुई है ना मतलब अभी ऐलान नहीं हुआ जीतने का कि ट्रम्प लीड कर चुके हैं अभी खाली बस हम ये देख रहे थे कि यार यहाँ से ये स्टेट्स आने शुरू हो गए ट्रम्प तो लिटरली क्रिप्टो की मार्केट यूँ जानी शुरू हो गई पॉजिटिव बैठे बैठे आपके मतलब आप यूँ रिफ़्रेश करो $100 $200 प्लस हो रहा है आपका ऐसा हुआ है फिर एक और उसके बाद जाहिर सी बात है ट्रम्प आता है तो एंटी ट्रम्प भी होते हैं लोग अब ट्रम्प की एक कॉन्फ्रेंस थी उसको लेके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी उसको लेके उनकी एक मीटिंग थी तो लोग ये जिसका एलॉन मस्क हेड है ना? हाँ एलॉन मस्क जिसको लीड कर रहा है तो लोग कह रहे थे कि अब ये इस पर कुछ अनाउंस करेंगे क्रिप्टो रिजर्व बताएंगे अपने तो पॉजिटिव में जाएंगी चीज़ें ट्रम्प कॉइन ये कॉइन वो कॉइन तो एंटी ट्रम्प वाले बैठे हुए जहाँ वो ऊपर जाए वो नीचे बेचें तो चढ़ने ही नहीं दी मार्केट तो ये बहुत हुआ फिर टैरिफ वॉर आ गई बीच में टैरिफ वॉर के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स निकाली अपनी तो अभी अगर सपोज़ करो आपने नवंबर में आपके अकाउंट में $10,000 थे और आपने कोई कॉइन होल्ड किए हुए थे नवंबर या दिसंबर में आपके $10,000 इस वक्त डिपेंड करता है कॉइन कौन सा है आपके $500 भी हो सकते हैं वो आपके $1,000 भी है $1,500 इतनी मार्केट अभी नीचे एक्सेप्ट BTC इतना नहीं गिरा बट जो दूसरे जो ऑल्ट कॉइन होते हैं ना वो काफ़ी मतलब वो डाउन है कभी ऐसा फील नहीं होता यार मेरे तो कंट्रोल में कुछ है नहीं, कोई वेल आई उसने मार्केट उठाई बेच दिए? बिल्कुल ऐसी है वेल का मैं इसी वजह से मुझे इंटरेस्ट नहीं करती चीज़। मुझे वेल बनना है ना ये मोटिवेशन होनी चाहिए वेल किस कैटेगरी कितने कॉइन्स होने चाहिए वेल्स के पास? देखो आपके कोई पास बेंचमार्क सेट किया हुआ है कोई? आपके पास $1 मिलियन हो तो आप मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मतलब आप मार्केट देखोगे आप किसी भी कॉइन को मैनिपुलेट कर सकते हो मैनिपुलेट करना क्या होता है मैनिपुलेट करना ये होता है कि देखो बहुत सारी क्रिप्टो में एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एसेट बाय नहीं करते हो आप प्रिडिक्ट करते हो कि ये चीज़ ऊपर जाएगी या नीचे जिसको शॉर्ट एंड लॉन्ग कहते हैं
स्पॉट में क्या है, आप एसेट बाय कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है, आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो आप तब ही बेचोगे ना जब वो पॉजिटिव में जाएगा, वरना तो आप होल्ड करके बट किस रखोगे। बेसिस पे आप डिसीजन लोगे वो वाला? देखो, आप मार्केट रीड करते हो, आप उनके प्लान्स देखते हो, वो उनको उस कॉइन को कौन कौन अडॉप्ट कर रहा है, किस किस ने रेगुलर किया हुआ उस कॉइन को, उसकी क्या हाइप है, तो आप हाइप में कूदते हो। सेम एनएफटी एक आर्टवर्क है जो कि डिजिटल आर्टवर्क है। आपने बाय किया $100 का, आगे आके उसकी इतनी हाइप हुई कि वो $10,000 का बिक रहा है, आपने बेच दिया। तो इसके पीछे और कोई इतनी साइंस नहीं है, इतने बस सिंपल है कि भाई आपने एक चीज़ डाउनर में ख़रीदी और जब वो अप हुआ आपने बेच दी। तो यही चक्कर क्रिप्टो का भी इसमें ये बहुत तो नुकसान डेली है। के बेसिस पे बहुत टाइम लेता होगा यार, रिसर्च करते हुए, आर्टिकल्स पढ़ते हुए, न्यूज़ पढ़ते हुए। देखो, ये एक तो आर्टिकल होता है, एक आप इतने सारे एक्सचेंज बने हुए ना, तो आप क्विक भी डिसीजन ले रहे होते हैं, अच्छा यार ये अभी मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि एकदम से तमाम कॉइन्स अब जा रहे हैं, तो आप एंट्री ले ली आपने, जो आपके फेवरेट्स कॉइन है आपने एंट्री ले ली, आपने लगा दिया अपने टारगेट कि इस टारगेट पे मैं बेच देता हूँ, तो आपने बेच दिया। तो मैं बता रहा था कि यार देखो, क्रिप्टो में होता ये है कि अब सपोज़ करो अभी एक कॉइन है जो कि आपने बाय किया हुआ है $1 पे, सही है, मार्केट में उसकी वैल्यू $1 चल रही है, और मैंने बाय किए हैं वही कॉइन 70 सेंट में, $1 मिलियन के। आपने कितने में ख़रीदा? $1 में। मैंने कितने में ख़रीदा? 70 सेंट। तो अभी मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा? 30 सेंट का पर कॉइन। हाँ। ऐसा हो रहा ना। मैंने ख़रीदे हुए मिलियन के। मैंने बोला नहीं, मुझे $30 पे मेरा 1 मिलियन कॉइन बिकेगा नहीं, $1 पे 1 मिलियन कॉइन बिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर नहीं लगे हुए। तो आप क्या करोगे? आप देख रहे हो यार 80 सेंट पे ऑर्डर जो है ना $1 मिलियन के फुलफिल हो जाएंगे। तो आपने क्या किया? आपने अपने $1 मिलियन के कॉइन 80 सेंट, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट हो रहा है 10 सेंट का स्टिल, क्योंकि आपने 70 में लिया समझ हुआ। गया। आपने बेच दिए। जैसे ही आपने बेचे, आपने कितने में लिया था? 70 में, $1 में। $1 में। हाँ, अब वो कहाँ पे आ गई मार्केट? 80 सेंट सेंट पे आ गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में एकदम से किसी ने सप्लाई दे दी 80 सेंट। ये भी जो चांस है कि और भी गिर जाए, और भी गिर सकता है, ऐसे होता है, और भी बढ़ सकता है। एकदम आपने कोई कॉइन लिया, एकदम से बढ़ के वो शूट ट्रम्प कॉइन में हुआ है। ट्रम्प कॉइन में बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने एंट्री ली $10,000 से $1,00,000 2 घंटे में। बहुत सारों ने जब वो लॉन्च होने से पहले, ट्रम्प के ट्वीट से पहले बाय किया $5,000 $10,000 6 घंटे में उन्होंने $2 मिलियन निकाले। $2 मिलियन, ऐसा भी हुआ। और फिर हम आए, हमने खरीदा ट्रम्प, हमने खरीदा 32 पे, ट्रम्प चले गया 12 पे। तो ऐसा होता है यार क्रिप्टो में। वॉलेटाइल मार्केट है, बट जाहिर सी बात है क्रिप्टो में वो पैसा लगाया जाए जो आपका एंटरटेनमेंट बजट होता है। समझ रहे हो? आपको कहीं घूमने जाना, थाईलैंड जाना, सही है, 7 दिन के थाईलैंड के ट्रिप को कॉम्प्रोमाइज़ करो, आपके कम से कम $1,200 बच गए। 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए का हो रहा है थाईलैंड का ट्रिप। 7 दिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो $1,200 आपने क्रिप्टो में डाल दिया। अपना एंटरटेनमेंट बजट, सही है, 2 दिन बाहर खाना नहीं खाऊंगा, वो डाल दिया आपने, $100 बच गए। इस तरह की चीज़ डालो जो खोने का इतना गम ना हो, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत खोए हैं, $20,000 हज़ार, $25,000 हज़ार एक दिन में नुकसान हुआ, बिल्कुल सहा है बैठे में। कुछ लोग कहते हैं ये इतना एडिक्शन है कि जैसे आपने भी एग्जांपल दी ना, एक बंदे ने 1,000 या 10,000 डाले और बिलियन हो गए, फिर भी वो निकालता नहीं है, वो फिर अगले दिन दोबारा बिलियन। ये क्रिप्टो में जो बैठे हुए ना, इनकी ख़ास बात है। ये बहुत दफ़ा मेरे साथ भी होता है। मुझे ज़रूरत होती है, अकाउंट खाली पड़ा होता है, मगर मैं बोलता हूँ नहीं, वहाँ से नहीं निकालूंगा, वहाँ पे खेलूंगा और उसमें नुकसान हो जाता है। फिर मैं बोलता हूँ अभी निकाल ही लेता। ये होता है बहुत। ये चीज़ साइकिल में काफ़ी, मैं जानता हूँ लोगों को हो चुकी है। हाँ, ऐसा क्यों है? कोई पकड़ा क्यों होता है आपको क्रिप्टो यार? वो में? असल में हमारा ये होता है कि यार हमने एक असल में हर किसी को होता है कि पोर्टफोलियो आपका स्ट्रांग रहे दिखने में। तो जब वो स्ट्रांग हो जाता है ना, फिर आप बोलते हैं यार अब वो मैं निकालूंगा, फिर वो वीक हो जाएगा, फिर मसला, इसको और स्ट्रांग करते हैं। क्योंकि टारगेट, मैंने क्या कहा था, स्ट्रगल आपकी लाइफ में ख़त्म नहीं होती है। आपने टारगेट अचीव कर लिया, उसके बाद क्या, आपने नेक्स्ट टारगेट आपने बना लिया। तो इंसान स्ट्रगल करता ही रहता है, मर्द स्ट्रगल करता ही रहता है। एक चीज़ ले ली आपने, आपको बड़ा, लोग कहते हैं यार माय ड्रीम कार क्या, फॉर्च्यूनर,
अच्छा ले ली, उसके बाद अब दूसरे की V8 पे नज़र है, वो क्यों है नज़र? ड्रीम तो ये था। तो यही चक्कर इंसानी मतलब साइकोलॉजी है कि कहीं टिकता नहीं है, और इसी वजह से जिद्दत आप देख रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा कि पहले पत्थर का पहिया बन गया ना, अब क्या कर लोगे, हो बना तो दिया, क्यों फिर वो अब रबड़ के आ गए, क्यों उसमें फिर हवा आ गई, क्यों अब ट्यूबलेस आ गया? जिद्दत हुई, एक पहिए से स्टार्ट हुई थी कहानी। इसी तरह बल्ब में ले लो, आप फ़ोन में ले लो, टेलीफोन से अब आप मोबाइल पे आ गए। तो इंसान की ये हसल जो है ना लाइफ में, ये ख़त्म नहीं होती कभी, और ये ज़रूरी है। ये कोई वो नहीं होती, ये कोई सिंपैथी गेन करने की कोई चीज़ नहीं है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल हर कोई ही कर रहा है भाई। कोई अपने वेयर हाउस से निकल के आज एप्पल बना हुआ है, तो कोई अपने एक छोटे से घर के बाहर स्टॉल लगा के सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा था तो कोक बन गया आज। तो ऐसी स्ट्रगल ज़रूरी है। इंसान हमेशा आगे की चाहत होती है कोक इंसान तो को। केमिस्ट ने बनाई थी, लैब कोट वाला केमिस्ट था, उसने कोक और इजाद की किसको थी। बेच रहा था वो तो वैसा दवाई बेच रहा था शुरू में। किस को? अपने ही चंद लोगों को। एग्जैक्टली। तो आज देखो कहाँ चले गई वो। तो इसी तरह आप जो ना, आप हमेशा बेटर की तरफ जाते हो, आप कहीं नहीं रुक सकते। अगर रुक गए आप तो यकीन कर लेना उस दिन आप मर गए। तो समझ लेना कि आप अब मुर्दा हो, आप रुक नहीं सकते। मोहिन भाई, मैं बात करना चाह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी की। जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो जैसे एक नया कंटेंट क्रिएटर है, एक आप लोग हैं, ओजी हैं सारे, जो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फिर एक नई क्लास ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आए और वो लोग कंटेंट बना रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है कि जो ओजी हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत ये सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल करते हैं, बट आजकल के जो है बिल्कुल ही अंधे हुए हैं कंटेंट के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में। ये क्या चेंज हुआ है, क्या वजह है इसकी? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं आती कि यार हमारे जो व्यूअर्स हैं, अब मिलियन मिलियन फॉलोइंग है उनकी, और यू नो व्हाट आई मीन। यार ये मैं काफ़ी जगह पे बोल चुका हूँ। असल में मसला ये है कि ऑडियंस चेंज हुई ना आपकी। अब हमारे वक्त में सबसे बड़ा बेंचमार्क क्या था? सिल्वर प्ले बटन। क्योंकि उस वक्त भुवन के 40,000 फॉलोअर्स थे, हमारे 50,000 थे, हम लीड कर रहे थे, क्योंकि डिजिटल पे ऑडियंस नहीं थी। तो अगर किसी के 50,000 फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं फेसबुक पेज पे, तो वो एक बड़ा क्रिएटर कहलाता था। सही है ना? 10,000 वाला इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था। 10,000 वाले को लोग सीरियस लेते थे, तो 50,000 वाले को तो लेंगे। कोविड के वक्त मुख्तलिफ एप्लीकेशन मेन स्ट्रीम पे थोड़ी पॉपुलर हुई, टिकटॉक जिसमें है। अच्छा, टिकटॉक के साथ सिर्फ टिकटॉक नहीं आया, चीप मोबाइल फ़ोन्स भी आया। तो पहले क्या होता था, हम बनाते थे डिजिटल पे कंटेंट, तो एक फ़ोन आप अगर लेना है आपको एक अच्छा फ़ोन, तो आपकी जेब से 50-60 हज़ार रुपये जाते थे। डॉलर था कितने का? 80-90 का होगा, 100 का होगा। तो उस लिहाज से देखो तो आज से अगर कंपैरिजन करें तो 1.5-2 लाख का फ़ोन हो गया वो। तो आप वो लेते थे, तब जाके आप फेसबुक देख रहे हो, आप तब जाके उस पर यूट्यूब देख रहे हो, आप एक अच्छी तस्वीर ले रहे हो। तो आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना ज़रूरी था, तब आप ये तमाम चीज़ें एक्सेस कर सकते थे। फिर कोविड के वक्त हुआ ये कि चीप मोबाइल फ़ोन्स बहुत आ गए, चाइनीज़ फ़ोन। 8,000 रुपये में आपको एक अच्छा फ़ोन आ गया। तो क्या हुआ कि उसकी रीच बढ़ी, फ़ोन्स की पेनिट्रेशन ज़्यादा हुई, इक्विपमेंट मिल गया मासिस को। मासिस को फ़ोन मिला, फ़ोन से उन्होंने डिस्कवर किया सब चीज़ों को। तो उन्होंने यूट्यूब डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्लास थी जो ज़ाहिर सी बातें लिख नहीं पाते होंगे ना यूट्यूब पे। अगर मुझे सर्च करना है तो आपने जाना है, आपने हु इज़ मुबीन लिखना है या बेकार फिल्म्स लिखना है, तब जाके आपको मैं नज़र आऊँगा। मैं आपको रैंडम तो नज़र नहीं आने वाला। इवन इरफान जुनेजो भी आपको रैंडम नज़र नहीं आएगा। आपको जाके लिखना है इरफान जुनेजो, जुनेद अकरम जाके लिखना है आपको, अनटिल अनलेस कोई ट्रेंडिंग पे चल रही तो आपकी उनकी वो फीड में आ जाती है। वो देख ले तो। बट ओवरऑल आपको कंटेंट देखना है तो आपको सर्च करना है। तो इतना एफर्ट जो था ना, वो ऑडियंस नए नए लोग आते उनके पास नहीं थी, तो उनको मिली एक एप्लीकेशन जिसका नाम था टिकटॉक। टिकटॉक खोला, अरे कंटेंट आ रहा है। कंटेंट बन कैसे रहा है? उन्होंने देखा यार ये यहाँ पे एक प्लस का बटन है, दबाया, अरे वीडियो बनने शुरू हो गई साउंड के साथ। तो लिपसिंग की, अरे डल गई वीडियो, उस पर व्यूज़ भी आ गए। तो एफर्ट ख़त्म हो गई आपकी, हर चीज़ आपकी इनबिल्ड ऐप में दे दी। प्लस फिर टाइम के साथ ये हुआ कि जो यूज़र था वो क्रिएटर बनना शुरू हो गया।
तो जब यूज़र क्रिएटर बनना शुरू हुआ तो उसको इंडस्ट्री के नॉर्म्स नहीं पता थे, उसको डूज एंड डोंट्स नहीं पता थे, उसको नहीं पता था कि स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, उसको नहीं पता कि पॉलिटिकली करेक्ट कैसे होते हैं, कौन से वर्ड यूज़ करने के होते हैं, उसके ऑल्टरनेट वर्ड कौन से यूज़ करने हैं आपने, अगर इवन किसी को क्रिटिसाइज़ भी करना है तो कौन सा हम वर्ड अवॉइड कर सकते हैं और उसकी जगह ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि जो ऑफेंड ना करे उसको और बात भी हो जाए। ये तमाम चीज़ों का ख्याल होता था हमें, क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ते आ रहे थे, प्रैक्टिस थी, देखते आ रहे थे। वहाँ पे वो उतना एक्सपोजर नहीं था। तो जब एक्सपोजर नहीं था तो वहीं से वो क्रिएटर आने शुरू हुए आपके। वही क्रिएटर फिर अपने साथ अपनी ऑडियंस यूट्यूब पे भी लेकर आए। यूट्यूब पे हमारी ऑडियंस वहाँ पे नहीं गई है, वो अपनी ऑडियंस खुद लेकर आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ऑडियंस को वो ले गए, नहीं लेकर गए। वो हमारी अपनी ऑडियंस है, आज भी देखते हैं वो हमें, आज भी जाओ मिलेंगे हमें। बट वो अपनी एक नई ऑडियंस लेकर, और वो ऑडियंस को जो चस्का था ना वो था टिकटॉक का। अब टिकटॉक का जो कंटेंट था जो कि 30-40 सेकंड का, 1 मिनट का जो कंटेंट था, वही आपको लॉन्गर फॉर्म में दिखना शुरू हो गया। किस पे? यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा है, क्योंकि अब मासिस आ गया था ना। पहले तो 4 लोग आपको जानते थे, अब आपको 40 लोग जानते हैं, 4000 लोग जानते हैं, 40,000 लोग जानते हैं, क्योंकि अब मासिस में फ़ोन। अब तो बाकायदा रोड पे चलते हुए गिव अवे में फ़ोन मिल जाता है आपको, पहले ऐसा तो नहीं था ना भाई। तो आपकी जब मासिस आई, कंटेंट चेंज हुआ, यूज़र क्रिएटर बन गया, तो ये तमाम जो इश्यूज़ आपने बताया ना, ये इस वजह से आया। ठीक है, लेकिन इसमें अकाउंटेबिलिटी जो है आप कह रहे हैं ये भी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी डिजिटल पे? क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं, मतलब कि आपको कंटेंट जो बना रहे हैं आप आपको ये खुद तो से सीखोगे कैसे? पता है, जब आपको एक्सपोजर होगा, आप घूमोगे फिरोगे, दूसरी चीज़ें देखोगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत शुरू में उनका कंटेंट बड़ा अजीब सा था, मतलब बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, और टाइम के साथ साथ एकदम से उनमें मैच्योरिटी आनी शुरू हो गई। बट ये मसला है कि तादाद में बहुत ज़्यादा है ना क्रिएटर इस तरह के, तो चंद लोगों में चेंजेस आना आपको फील नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता लेट्स सी, या तो हम बिल्कुल ही गर्क हो जाएंगे या तो कुछ बन जाएंगे। अच्छा, मेरा आपको पता है मैं पीआर वगैरह के लिए क्लाइंट्स वगैरह ढूंढता हूँ डिफरेंट इन्फ्लुएंसर के लिए। मैंने ट्रेंड ये भी देखा है कि पहले ब्रांड्स जो होते थे ना, उन्होंने एक सर्टन क्राइटेरिया बनाया होता था कि यार हमें अगर ब्रांड की इंडोर्समेंट करवानी है, और मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा कि वो किसी खास कोई पढ़े लिखा ब्रांड हो, मैं बेटिंग ऐप्स की बात नहीं कर रहा कि जिनको से मासेस में पेनिट्रेट करना हो। पहले वो थोड़ा रख रखाव रखते थे कि यार ये बंदा है, फॉर एग्जांपल बेकार फिल्म्स है, गज़फ़र है, मुबीन कशान है, अज़ान है, दानियाल शेख है, जुनैद भाई हैं, इस तरह के जो ओजी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके साथ हम काम करेंगे। जो रिजो हो गया, बुरू हो गया, और जिनका कंटेंट ऐसा है जो कि आपकी वाली बात है पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है या उसमें वल्गर लैंग्वेज यूज़ हुई है, उनके साथ हम काम नहीं करेंगे। बट मैंने ये ट्रेंड देखा है नाउ, इवन द ब्रांड्स एंड एजेंसी डोंट गिव अ एफ, दे आर ऑलवेज फोकस्ड कि यार बस हमें व्यूज़ चाहिए, कुछ भी कर लें। तो आपके ख्याल से जो मोरालिटी है ब्रांड्स के और एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो लोग बंदा जो बिजनेस चला रहे हैं वो भी कम हो गई आपके ख्याल से? यार देखो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनको पता है कि किस प्लेटफॉर्म पे हमारे ब्रांड जाना चाहिए। ये तुम्हें भी बहुत अच्छे से आइडिया है। लेकिन कि कुछ वो ऐसे बड़े ब्रांड सेंसिटिव होते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड है 2 साल में स्टेटमेंट चेंज कर दिए उन्होंने। हाँ, अब वो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हो गए, या इस तरह की जो BTL एक्टिविटीज़ में जो ज़्यादा इन होते थे ब्रांड्स, वो फिर माइक्रो ब्लॉगर्स के पास भी आते हैं, और उनका टारगेट ये होता है कि बस हमारे जो ब्रांड की पेनिट्रेशन ज़्यादा हो। तो वो यूजुअली इस तरह फिर वो सर्कुलेट करते हैं पूरे, मतलब मार्केट में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बिल्कुल ये देखे बिना कि वो कंटेंट किस तरह का है, क्या है, वो चैनल क्या है। तो उससे इंकरेजमेंट तो मिलती होगी ना बाकी लोगों को, यार हम पर क्यों इतना फिल्टर करके बोल रहे यार हैं? अब देखो, मतलब गनगनी तो फैलती है ना ऐसा है। अब देखो ना, अब एक शो अभी मेरा और अदलान का आ रहा है, पिछले साल हम लोगों ने वो किया था, 1 साल हो गया, बट वो शो अभी रिलीज़ हो रहा है। तो वो फंकार शो है, वो बिल्कुल मतलब मेरे स्टाइल से, हर चीज़ से बिल्कुल ऑपोजिट है। एक ट्राई करने की कोशिश की है, जबकि अगर तुम उस चीज़ से कंपैरिजन कर लो दूसरी जो चीज़ें जो इंटरनेट पे चल रही हैं, अल्लाह माफ करे, वो तो बहुत ही हाँ, वो है आपको बट तो, स्टिल हाँ अब वहाँ पे थोड़ा सा हमने उसको एक लेवरेज लिया है, ज़ाहिर सी बात है, अनस्क्रिप्टेड है, और एक क्राइटेरिया मिला होता है हमें कि क्या क्या करना है, किस किस तरह करना है, तो हमें एक थोड़ा सा लेवरेज मिला। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म जिसका है भाई, वो खुश है उस चीज़ से, तो हमारा तो प्लेटफॉर्म पे यूज़ ही नहीं हो रहा हुआ, तो हमें पता है वो मेंटरटेनमेंट में जाती है चीज़ें। तो वहाँ पे अब लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए नेगेटिव बहुत ज़्यादा। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार, यही आवाम फलाना चीज़ बड़े हंस के देख रही है,
और यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो आप पता चलता है कि लोग असल में हमें नहीं देखना चाहते उस जगह पे। हाँ, तो ये चीज़ एक अच्छी भी है कि यार लोग हमें दूर रखना चाहते हैं कि भाई आप नहीं जाओ उस जगह पे। हालांकि वो शो अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया, बड़ी मेहनत हो रही है उस पर, बट स्टिल वो एक थोड़ा सा वो आपको ओवरऑल जो आप मेरा कंटेंट देखते हो और वहाँ पे आप देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। कुछ लोग वो सरप्राइज़ इंजॉय कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट शो है, लोगों को ये समझना चाहिए वो खाली एंटरटेनमेंट के लिए, वहाँ पे कोई मोरालिटी की बात नहीं हो रही। बट बहुत सारे लोग हैं जो आके फीडबैक दे रहे होते हैं कि यार आपको नहीं बैठना चाहिए था। मैंने भी कमेंट किया था, मैसेज किया था। तुम्हारा भी आया था यार, नहीं जच रहा है यार, एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। ओके, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा ना कि यार क्या चीज़ लोग एक्सेप्ट करें क्या नहीं करें। बहुत सारी तुमने मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें देखी है, मैंने ये किया वो किया ये किया, अच्छा ये लोगों को नहीं समझ आ रहा है ये हटा दो। तो इसी तरह वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक शो है, रियलिटी शो दुनिया भर में चलते हैं। रोडीज़ है इंडिया में, पाकिस्तान में लिविंग ऑन दी एज था, तो था ना, अभी तो वकार ज़्यादा नहीं कर रहा ना, तो अभी एक मार्केट में गैप है। तो एंटरटेनमेंट ने एक अच्छा शो एक डिज़ाइन किया मेरे ख्याल से कम पैसों में। एक तो आप कंपैरिजन जब करते हो ना तो फिर आप बजट भी कंपैरिजन करो। अब इंडिया का रोडीज़ है, करोड़ों रुपए लगे हुए, यहाँ पे आपने एक अपनी मार्केट को देखते हुए स्पॉन्सर्स भी नहीं आते आपके पास मोनेटाइजेशन से ऐसे पैसे नहीं आते, फिर भी अगर कोई शख्स इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, वो अपना पैसा लगा रहा है, एक शो डिज़ाइन कर रहा है कि चलो एंटरटेन करते हैं लोगों को, तो वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि मार्केट में गैप है और वो गैप को फिल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, अब मैं उसमें कितना फिट हो रहा हूँ, मैं लोगों को समझ आ रहा नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। मैं नहीं होगा, कोई दूसरा आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ना जज। अच्छा, ब्रांड सारे इंस्टाग्राम पे चले गए हैं और बाकी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है, अभी किसी को मैं अपना भी कंटेंट बना रहा हूँ, हम कुछ शोज़ वगैरह करते हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि किसी तरह कोई ब्रांड इंटीग्रेट हो जाए। क्या तुम्हें तुम्हारे सामने? हाँ, नहीं हो पा रहा है कोई। मैं यूट्यूब के लिए आधे पैसे लेने को तैयार हूँ। क्यों लोग यूट्यूब से क्यों चले गए दूर? मतलब नहीं, ब्रांड नहीं चाह रहे ना, ब्रांड को चाहिए ही इंस्टाग्राम रील। मैं आधे पैसे में ऑफर कर देता हूँ कि ये कर लेते हैं, बोला नहीं यार रील बना दो, रील में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो एट दी एंड भाई बिजनेस भी तो कर रहे हैं ना, कोई वो तो नॉन प्रॉफिट इदारा तो नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं। तो उस लिहाज से हम अच्छा ओके भाई, जब अगर ये चीज़ बिक रही है हमारी तो ये बेचो, ये चलने दो, उससे इसको फंड करेंगे। तो यही हो रहा है, रील से कमा रहे हैं, यूट्यूब पे लगा रहे हैं, यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा, तो यही चल रहा है। पहले यूट्यूब से कमा के हम इधर उधर चीज़ों में लगाते थे, अब क्या है कि वहाँ से कमा रहे हैं तमाम लोग ही, मोस्टली। अभी भी आप देखना कोई ना कोई कैंपेन आ रही होगी, कोई आप यूट्यूबर को देखोगे या किसी को इन्फ्लुएंसर को देखोगे, ये रील पे देखोगे आप। यूट्यूब पे कंटेंट उसका जो कंटेंट है वही आ रहा है, उसमें कोई ऐसे इंटीग्रेशन नहीं है। क्योंकि ब्रांड अपनी प्रेजेंस को अब वर्टिकल फॉर्मेट में चाह रहा है, जिसके अंदर अभी भी शॉर्ट्स इतना इस्टेब्लिश नहीं है, हालांकि व्यूज़ अच्छे हैं, बट इंस्टाग्राम नंबर 1 पे और उसके बाद फिर फेसबुक। इसका एक वजह ये भी हो सकती है ना कि ब्रांड पहले सोचता था कि अगर मैंने ऐड बनाना है इतने लाखों रुपए लगेंगे, अब तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, पहले जब वो डीवीसी टीवीसी की बात करते थे, एक ही तरीका था ना ब्रांड को ऐड बनाने का, बट उनको भी एक कहते हैं ना शाह के मुंह को खून लग गया हो। यार ऐसी नहीं हाँ। देखो वो तो सही सोच रहे हैं, एक डीवीसी की कॉस्ट पहले कहते थे कि डीवीसी चीप पड़ती है आपकी एक नॉर्मल ऐड से, अब एड्स बन रहे हैं कितने के, 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन रुपीज़ के, 3-4 करोड़ रुपए के। डीवीसी आए कितने, 2 मिलियन 3 मिलियन। अब डीवीसी भी महंगे हो गए, 5 मिलियन 6 मिलियन 8 मिलियन 10 मिलियन। अब रील आ गई है मैक्सिमम, सही है, ये आ गए। हाँ। तो अब ब्रांड ने क्या किया अपनी एक कैंपेन बनाई, अपनी एक ब्रीफ बनाई और हर इन्फ्लुएंसर को हायर किया और बोला डू योर बेस्ट। अब आप इरफान की अगर रील देखते हैं जाके तो वो ऐड लगता है, आपको लगता है एक प्रॉपर ऐड बना हुआ है अगर इंटीग्रेशन है उसमें, और वो डीवीसी को कॉस्ट से बहुत कम बढ़ रहा है, तो वो इरफान सही डायरेक्शन है ना बिजनेस की। जुनेद का आप देख रहे हैं यार, क्वालिटी भी अच्छी निकाल ली, सब कुछ हो गया, ब्रांडिंग भी अच्छी है, प्रॉपर एक ऐड बन गया। तो 10 मिलियन में एक डीवीसी बन रहा था, आज 10 मिलियन में उसके पास 10 कंटेंट आ रहे हैं, 10 डीवीसीज आ रहे हैं उसके पास, और मैं स्टोरी अच्छी क्वालिटी के और मैं रील के बजाय स्टोरियाँ भेजता रहता हूँ। हम भी तो खैर, मैं भी बोलूँगा, मैं भी इसमें पार्ट हूँ। खैर क्यूरी आती है तो
एक क्लाइंट रील मांगने आता है, वो कहते हैं यार 10 लाख का बजट है, मैं बोलता हूँ यार 10 लाख पे 10 लोगों से शॉर्ट आउट करवा देता हूँ। देख लो ना, तुम भी तो अपने में तुम हो। हाँ, तो मतलब ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बातों से। एट द एंड सबको अपना बिजनेस देखना है ना कि यार उसके बिजनेस के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। तो बट इसका इम्पैक्ट ये है ना कि यूट्यूब में इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट कहना नहीं चाहता, कैमरे में वक्त की है सब कुछ। MC एग्जैक्टली। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर, उसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। बड़ी अच्छी एपिसोड गई आपके साथ। और एक मेरा सवाल ये था, बड़ा टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल सवाल तो नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप पे सोच के बताएं। आजकल के ज़माने में कंटेंट क्रिएटर, मुझे ऐसा लगता है कम हो रहे, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं इसमें? यार एक तो कभी तुमने मुझसे सुना है मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता हूँ? नहीं। कभी तुमने जुनैद के साथ तुमने इतना काम किया, कभी जुनैद ने अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोला? नहीं। इरफान ने कभी अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोला? इन्फ्लुएंसर का मतलब पहले तो समझ लेना लोग कि इन्फ्लुएंस आपका हो। इन्फ्लुएंस इन अ सेंस ये कि छोटी सी अचीवमेंट की किसी बंदे ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम तो वैसे तो लोगों ले सकता हूँ, बट वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अभी बातें कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन है, वो वहाँ भी पहुँच गए हैं। वहाँ समझ गए ना, तो वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ भी आके गंद मचा रहे हैं। और वो गंद इस तरह मचा रहे हैं। उस दिन मैं सुबह उठा, अब मैं क्योंकि मैं जॉब भी करता था 10-12 साल कॉर्पोरेट में, तो मैं लिंक्डइन पे उठा, मैंने एक पोस्ट देखी, मैंने एक और पोस्ट देखी, एक और पोस्ट देखी। लिटरली वो ChatGPT पे लगता है मैसेज किया था सुबह कि भाई मोटिवेशनल कोट्स कुछ भेज दो, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। या फॉर एग्जांपल वही बात थी, मैं रोड पे जा रहा था, कुत्ते को मैंने देखा, कुत्ते को पानी पिलाया, मैं ऊपर जाकर इंटरव्यू देने गया, पता चला कुत्ता ही मेरा CEO था। वो वाली कहानी नहीं होती कि मैंने, अजीब सी कहानी है लिंक्डइन वाली। अब वो लिंक्डइन पे हम जोक बनाते थे इस चीज़ का जब हम कॉर्पोरेट में थे। अब वही चीज़ कुछ इन्फ्लुएंसर ने लिंक्डइन पे आके शुरू कर दी। मैंने बताऊँ क्या कमेंट किया? मैंने एक स्टेटस डाला, ब्ला 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 लिखा, मैंने ब्ला ब्ला ब्ला, इतना लंबा ब्ला लिखा। मैंने कहा हियर योर पोस्ट ऑफ द डे, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर समड अप, और मैंने डाल दी पोस्ट। उसमें बड़े लोगों के लाफिंग इमोजीज आए और लोगों ने मैसेज भी किया, तू बड़ा नॉटी पना कर रहा है। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, क्योंकि हट गई। और मैंने कहा भाई आप कंटेंट बनाओ, वीडियो पे फोकस करो। आप सारा टाइम ब्रांड की वीडियोस कर रहे हैं या तो कुछ और काम कर रहे हैं, अपना कंटेंट आपका है नहीं, और आप बातें कर रहे हैं और आप मोटिवेशन स्पीचेस दे रहे हैं कि मैं इस साल में मेरी इतनी एज थी और मैं इतना क्या करता था। और आपने अगर देखा जाए अचीवमेंट के, आप 1 साल आपको हुआ हुए हिट हुए हुए, तो वो फील है उस पॉइंट से पूछना चाह रहा हूँ। शुरू में तुम्हें क्या बता दिया मैंने स्ट्रगल के ऊपर पूरी कहानी बता दी ना। मैंने जितनी चीज़ें तुम्हें गिनवाई हैं वो कभी मैंने ऐसे किसी के सामने डिस्कस नहीं की। तुमने पूछा तो मैंने बताया। तो क्या उस चीज़ को मैं बेचूं जाके मार्केट में? तो लोग अब बेच, आपकी बात तो वो अलग है। जरूरत ही नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग, मतलब ऐसा क्यों, क्या वजह है इसकी? बिला वजह चीज़ों को इमोशनल टच देने की कोशिश होती है, सिंपैथी गेन करके चीज़ें। इसी तरह देखो पाकिस्तान में हुकूमतें भी आती हैं सिंपैथी गेन करके। तो मेरे ख्याल से देख, बड़ा भाई बनने का, अब्बू बनने का शौक यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया। हर किसी को अब्बू बनने का यार, बट कंटेंट पे फोकस कम है, अब्बू ज्यादा बन रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा था हम लोग अपने आप को ऐसे इन्फ्लुएंसर कोई नहीं बोलता, हम लोग बोलते हैं हम कंटेंट क्रिएटर हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंसर को फिर लोग एक्टिविस्ट भी समझ लेते हैं, हालांकि दोनों में डिफरेंस है। अब इन्फ्लुएंसर बोलोगे फिर उससे काम आप एक्सपेक्ट करोगे एक्टिविस्ट वाला, इस इशू पे बात करें। अबे क्यों करें भाई, और वो कर रहे हैं। इस इशू पे बात करें, उस इशू पे बात करें, तो तमाम चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने वोट दिया था तो काम तो उनका था ना भाई। पार्लियामेंट में जाके बिल पास करवाने का काम उस शख्स का था। उससे बोलो कि इस इशू पे बात कर रहे हैं। मैं तो एंटरटेनर हूँ, मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं कंटेंट बनाऊंगा और कंटेंट भी मैं वो बनाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा चैनल चाहता है, जो मेरे चैनल की ऑडियंस चाहती है। मैं आपकी चक्कर में अपना ज़िंदगी भर के क्यों मैं सत्यानाश कर लूँ पूरे करियर का? आपके खाली आप एक सोफे पे बैठे हो आपके प्लेजर के लिए। तो भाई यही मसला है कि अगर तमाम लोग ही इन्फ्लुएंसर हैं तो फिर एड कैंपेन्स हर किसी के पास भरी हुई होनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर हो ना आप, आपने बोला कि भाई ये कप जाके ख़रीदो, तो आपका इन्फ्लुएंस है कि मार्केट में उसी वक्त 1000 कप बिक जाएंगे। अगर नहीं बिक रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो। तो हम इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। अक्सर ट्रैवल एजेंसीज आती है ना, मैं मना करता हूँ उनको। वो क्या कहते हैं कि यार फलाना जगह आपको घुमाते हैं, 1 या 2 या 3 बंदे आपकी टीम को ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। हाँ, ट्रैवल व्लॉग्स बना दिएगा। बस ये है कि 30 बंदे इकट्ठे कर लें। मैंने बोला अगर मैं 30 बंदे इकट्ठे कर लूँ अपनी एक कॉल पे, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी ना खोल के, हर महीने बिजनेस भी आ रहा है, 30 बंदे भी इकट्ठे हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैंने बोला मेरा काम है ही नहीं बंदे इकट्ठे करना, मैं सेल्समैन नहीं हूँ।
मैं आपकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर सकता हूँ अपनी वीडियो में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकता हूँ। सो मैं व्लॉग बना लूँगा आपके ट्रैवल का, उसके अंदर आपको बता दूंगा आपकी सर्विसेज। बंदे इकट्ठे करना मेरा काम नहीं है। अगर बंदे इकट्ठे जिस दिन मैं करना शुरू हो गया, मेरी आवाज़ पे आने शुरू होगा, उस दिन मैं खुद एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा। आई मीन वो तो हैं हम, बट पता चला उसी बिजनेस से रिलेटेड कोई काम मैं अपना एक और भी वेंचर खोल लूँगा। अगर मैं 40 बंदे जमा कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है भाई मेरी आवाज़ में इतना दम है, तो मैं तुझे क्यों बिजनेस ला के दूंगा, मैं खुद बिजनेस करना शुरू कर दूंगा। मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी खोल लूँगा। हर महीने 40 लोग तो जा रहे हैं एटलीस्ट। ओके, अच्छा एक सवाल है मेरा। इन्फ्लुएंसर जो है ना, लोग जो अपने आप को लिख लेते बायो में इन्फ्लुएंसर है, तो बोलो ज़रा इन्फ्लुएंस बताओ तो कि कितना है तुम्हारा सोसाइटी पे, तुम्हारी आवाज़ पे लबैक कहेंगे लोग, नहीं है तो बेकार का इन्फ्लुएंस है। कंटेंट क्रिएटर सही वर्ड है। कंटेंट क्रिएटर सही वर्ड है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ। चलिए मूवी में बस लास्ट क्वेश्चन है, ये फाइनल लास्ट है। अगर कोई ऐसा, आपने काफ़ी लोगों से कोलैबोरेशन की, इवन फाद मुस्तफ़ा के साथ भी आपने वीडियोस बनाई हैं, इन्फ्लुएंसर तो आपने सबके साथ ही वीडियोस बनाई हैं, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर हो आपने बोला हो यार कि इसका मुझे कोलैब करना है, लोकल इंटरनेशनल एनीवेयर, किसी भी वीडियो में कि यार कोई साथ में मिलकर हमें कंटेंट बनाना चाहिए, इससे मेरी वाइब मैच होती है? यार वाइब का तो क्या कहें, वाइब क्या मैच होती होगी, बट जाहिर सी बात है अभी माहौल कुछ उस तरह का है नहीं। तो वरना मैं हाँ, ये माहौल क्यों चेंज हुआ? पहले कोलैब हो जाती थी लोगों के बीच में। नहीं, पहले कोलैब होती थी। अभी ये जब से ये समय रायना वाला जो सीन हुआ है, और फिर ये क्लैश, उसमें देखो ना, समय रायना में शो समय का था, 4 लोगों के करियर के लिए लसन लग गए, ऐसी हुआ ना। तो ये कोलैबोरेशन से ये नुकसान भी हुआ। तो बहुत सारी दफ़ा आपको ये डर रहता है कि यार कोलैबोरेशन कर तो लिया, अब सामने वाले का कंटेंट क्या था, उसमें आप दोस्ती यारी में चले गए और उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, तो ये ज़रा मैटर करता है बड़ा। तो कोशिश ये होती है हमारी जो कोलैबोरेशन होती है, सेम नेचर ऑफ वर्क जो होता है, जैसा कि मैं द इडियट्स की अक्सर हमारी आपस में कोलैबोरेशन हो रही होती हैं, जुनैद के साथ हो रही होती है। तो इस तरह के जो हमारे जो सर्कल है ना, इसी से रिलेटेड अगर होता है, की एंड पील के साथ बहुत शौक़ है मुझे, क्योंकि वो हमारी इंस्पिरेशन है, उनके साथ वो कोलैबोरेशन। अब मैं क्या बोलूँ, मैं शाहरुख खान के साथ थोड़ी करनी है मुझे भाई, वो फिल्म एक्टर है। मैं अगर डिजिटल की बात कर रहा हूँ तो हाँ, मैं वो देखूंगा कि जिनसे वाइब मैच होती है, वो दोनों बहुत टाइट है, तो ख़त्म बात। आप समझ गए होंगे मेरा आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच मुबीन भाई फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने बुलाया। थैंक यू सो मच मुबीन भाई, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद होगी आज की पॉडकास्ट। दोबारा मिलते हैं एक और पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।